अध्याय 351 अंतरंगता की एक रात। भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में पहुंचने और कार में जाने के बाद शिवा ने तुरंत इंजन शुरू नहीं किया, लेकिन इसके बजाय अपना सिर मोड़ दिया। चुपचाप वह अंजलि रावत को घूरता रहा, जिसका चेहरा अभी भी लाल था। अंजलि रावत का दिल अभी भी उग्र रूप से तेज हो रहा था, जबकि उसने भारी मात्रा में दर्द किया। अंधेरे में शिवा द्वारा घूरने से उसका चेहरा गर्म होने लगा। यह 1 मिनट से अधिक समय तक इस तरह रहा। अंजलि रावत अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा, आप देखना बंद करें और ड्राइविंग शुरू करें। शिवा ने आसानी से एक शब्द भी नहीं सुना था जो उसने बोला था। उम्मीदों से भरी एक मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। पत्नी, चलो कुछ यादगार करते हैं, इस दिन को मनाने के लिए कि हमने तलाक देने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है, कि हमारी शांति बरामद हो गई है। अरे नहीं, हमें अंत में अंतरंग माना जाना चाहिए। आपके साथ अंतरंग कौन है? पतली चमड़ी वाली होने के नाते अंजलि रावत निश्चित रूप से इसे सीधे स्वीकार नहीं करेगी। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपने मुझे पसंद करने की अनुमति दी है? शिवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि रावत ने अपनी आंखें घुमाई। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ। आप किस लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं? आह, शिवा चकित हुआ और कहा, ये ठीक है। यदि आप मुझे अभी के लिए स्वीकार नहीं करती हैं तो ये ठीक है। मैं अब भी आपको पसंद करता हूँ। कैसे के बारे में आज्ञाकारी अपने पति को एक चुंबन दे रही है। ऐसी सार्थक रात में हमें कुछ और भी सार्थक करना चाहिए। जैसा कि शिवा ने बात की थी, वह अंजलि रावत की ओर झुक गया। उसके होंठ संरेखित थे और इस तरह से तैनात किया गया था कि उसे चूमने के लिए केवल एक मामूली झुकाव आगे की आवश्यकता थी। चकित अंजलि रावत ने शिवा के सिर को दूर धकेल दिया, जबकि उसने अवचेतन रूप से बंद कर दिया। कोई रास्ता नहीं। यदि आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं कार से उतर जाऊंगी। हालांकि उसने गुप्त रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह शिवा के साथ कुछ अंतरंग करने के लिए उदारता से डरती थी। उसके दिल के नीचे एक खाई गहरी लग रही थी, जिसने उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं किया। अंजलि रावत ने खुद को असहज महसूस किया, लेकिन अधिक असहाय। तार्किक रूप से, चूंकि उसने इस पुरुष को तलाक देने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए पति और पत्नी के रूप में उनके रिश्ते को अच्छी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से उसके लिए अपनी भावनाओं की घोषणा की थी। समस्या यह थी कि उसे लगा कि उनके बीच कुछ कमी है। वह एक पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सब कुछ टॉस नहीं कर सकती थी, विशेष रूप से यहाँ तक कि वह खुद भी इतना निश्चित नहीं थी। शिवा ने फूट फूट कर मुस्कुराया। ये सिर्फ एक चुंबन है। आपको मुझसे इतना बचने की जरूरत नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है, अंजलि रावत ने कहा। मजाक में, शिवा ने पूछा, यह अभी भी आपका पहला चुंबन नहीं होगा क्या? ये होगा। यह नहीं होना चाहिए बेबे अंजलि, आपने अपना पहला चुंबन किसे दिया? अंजलि रावत को इस समय शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। ये व्यक्ति जानता था कि उसने उसे पहली बार दिया था, जबकि वह जानबूझकर इन सवालों के साथ आया था ताकि वह उसे अवाक कर सके। मुझे याद नहीं है, अंजलि रावत ने कहा। शिवा बहुत गंभीर लग रहा था। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार एक महिला का पहला चुंबन उनकी पहली रात की तुलना में अधिक अविस्मरणीय है। आपको याद क्यों नहीं होगा? अंजलि रावत ने ठंड से सूंघने से पहले अपने दांतों को जकड़ लिया। आप अचानक उस मामले पर बहुत जानकार लगते हैं। फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या आप जानते हैं कि लोग मूल रूप से क्यों चूमते थे? शिवा ने भ्रम में अपनी आंखें झपकाईं। एक चुंबन के लिए और क्या हो सकता है? ये सबसे आम बात है जब लोग दूसरे के लिए सबसे अधिक भावुक महसूस करते हैं। जब उन्होंने अपने वर्तमान जुनून के बारे में सोचा, तो ये लंबे समय से अंजलि रावत की लगातार अस्वीकृति से धोया गया था। अब आप जवाब नहीं दे सकते, क्या आप? अंजलि रावत ने उत्साहित होकर पूछा। लोग प्राचीन समय से चुंबन शुरू कर चुके थे। हालांकि वे दोनों लिंगों को एक दूसरे के बीच बैक्टीरिया फैलाने के लिए, हर किसी की प्रतिरक्षा पर सुधार करने के लिए चुंबन करते थे। मूल रूप से ये वही विचार है जो माताएं अपने बच्चों को चुंबन देती हैं, बस टीकाकरण देने की तरह है। शिवा ने अपना मुंह व्यापक रूप से खोला। क्या यह मेरी अपनी पत्नी को चूमने से कैसे संबंधित है? अंजलि रावत ने बोलना जारी रखा। मैं सुरक्षित रूप से कह सकती हूँ कि मैंने एक मजबूत शरीर बनाए रखा है, जबकि मैं स्वस्थ भी हूँ। जब हम कर सकते हैं तो बैक्टीरिया फैलाने जैसी चीजों से बचें। जो कुछ रोमांटिक होने के लिए था वह अचानक एक थकाऊ कार्य बन गया। उदासीनता से शिवा ने पूछा, पत्नी, मेरे साथ ईमानदार रहें। आपको इस तरह के सामान के बारे में कैसे पता चला?
क्या आपको लगता है कि मेरे अध्ययन कक्ष की सभी पुस्तकें सजावट के लिए हैं? अंजलि रावत बेहोश हो गईं। पढ़ने में क्या अच्छा है? इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद यहाँ तक कि चुंबन का कार्य भी बैक्टीरिया फैलाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि अनछुई महिलाएं सबसे भाग्यशाली हैं। मुझे अचानक समझ में आया कि महिला प्रोफेसरों के लिए शादी करना मुश्किल क्यों है। शिवा ने गहरी सांस लेने से पहले शिकायत की। फिर उसने कार के इंजन को चालू किया और घर वापस चला गया। दूसरी ओर अंजलि रावत ने महसूस किया कि गुप्त रूप से उसे राहत मिली है। अगर शिवा वास्तव में उसे चूमने के लिए चाहता था तो उसे नहीं पता था कि वह बच सकती थी या नहीं। हालांकि जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी उतना ही वह उसके प्रति क्षमाप्रार्थी महसूस करती थी। वे सब के बाद शादीशुदा थे और यह सब जबकि वह हमेशा उससे बच रही थी। लेकिन उसके दिल में गांठ ने हमेशा उसके लिए इस तरह के कृत्यों के लिए अपना दिमाग खोलना मुश्किल बना दिया। इससे पहले कि मैं सभी कारणों को स्पष्ट रूप से समझूं, मैं सिर्फ एक बार के लिए लालची हो जाऊंगी। अंजलि रावत ने सोचा कि वह शिवा से माफी मांगती है। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दाई माँ और अनन्या दोनों अभी भी नीचे थीं। वे अभी तक सोने नहीं गई थीं। मिस यंग मास्टर, आप वापस आ गए हैं। क्या सब कुछ सुलझा लिया गया है? ये स्पष्ट था कि दाई माँ उनके लिए इंतजार कर रही थी क्योंकि वह आराम से आराम नहीं कर रही थी। हाँ, ये लगभग हो चुका है, अंजलि रावत ने उत्तर दिया। दाई माँ, क्या मैंने आपको अनगिनत बार याद दिलाया है कि रात में मेरा इंतजार न करें? आप थक जाएंगी। मैं कितना थक सकती थी। अनन्या मुझे कंपनी रखने के लिए यहाँ है। हम सोच रहे थे कि आप दोनों घर कब आएंगे और हमें आपको कॉल करना चाहिए या नहीं, दाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने देखा कि शिवा बिना कुछ कहे रसोई की ओर भाग गया। उसने पूछा, भाई शिवा, आप क्या कर रहे हैं? मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। मैंने अभी तक रात का भोजन नहीं किया था, शिवा ने उत्तर दिया। दाई माँ चौंक गईं। आपने इसे देर रात क्यों नहीं खाया? यंग मास्टर, मैं आपके लिए व्यंजन गर्म करूंगी। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ना शुरू करती, अंजलि रावत ने कहा, दाई माँ, मैं जाऊंगी। आप और अनन्या ऊपर जाकर आराम कर सकती हैं। इस बार दाई माँ ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक असामान्य रूप दिखाई दिया। कुछ ही समय बाद उसने चुटकी ली और कहा, ठीक है, ठीक है। अनन्या को पता था कि दोनों रसोई में सामान करने के लिए कुशल नहीं हैं। उसने कहा, मैं मदद करूंगी। बहन अंजलि, मैं आप लोगों के लिए एक डिश या दो बनाऊंगी। भाई शिवा के लिए भोजन पर्याप्त नहीं हो सकता। हालांकि बोलने से पहले दाई माँ ने उसकी बाँह खींची। मिस खाना बनाना जानती है। उसने इसे पहले सीखा, याद है? अनन्या, मेरे साथ ऊपर जाओ। जैसा कि दाई माँ ने बात की, उसने बार बार अपनी आंखों से अनन्या को संकेत दिया। अनन्या ने तुरंत समझा कि दाई माँ दोनों के लिए अकेले समय बिताने का अवसर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। नतीजतन उसने दाई माँ के पीछे ऊपर की ओर चल दिया। हालांकि अनन्या अभी भी बहुत उलझन में थी। दोनों ने कहा कि वे कुछ समय पहले तलाक लेने जा रहे थे और एक दूसरे को लंबे समय से ठंडा कंधा दे रहे थे। शिवा ने अपनी पहली रात घर पर रहने के दौरान अंजलि रावत के साथ मिलकर रसोई में खाना क्यों बनाना चाहा। इसके अलावा ये पूरी तरह से रूढ़िवादी अंजलि रावत थी जिसने शिवा की मदद करने की पहल की। अनन्या को नहीं पता था कि वह दिल में क्या महसूस कर रही थी। वह खुश थी, लेकिन एक ही समय में खट्टी थी, एक छोटी सी ईर्ष्या के अलावा। संक्षेप में, अनन्या को अचानक पता नहीं चला कि जब वह रसोई में व्यस्त थे तो उन दोनों को देखती थी जिन्हें अब क्या महसूस करना है। यह अभी भी दिवाली थी, जिसका मतलब था कि अंजलि रावत और शिवा को इन दिनों काम नहीं करना है। निश्चित रूप से अंजलि रावत अभी भी कंपनी में वापस चली जाएंगी अगर कुछ जरूरी हुआ। उतार चढ़ाव से भरी एक रात गुजरने के बाद, जो नाराजगी और मीठी थी, अंजलि रावत मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन अगली सुबह नीचे आने पर वह शर्मा गई और एक बार फिर शिवा को देखा जो मेज पर पाव और खिचड़ी खा रहा था। शिवा ने कोई अलग महसूस नहीं किया, बस उस पर दबाव काफी कम था जब उसे अंजलि रावत के बर्फ ठंडे प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात के बारे में कि वह उसके और उसकी पत्नी के साथ सामंजस्य कैसे बनाएगा, शिवा को लगा कि वह एक समय में एक कदम उठाएगा जब तक कि प्रगति नहीं हो सकती। जैसा कि उन्होंने सोचा था, शिवा ने अंजलि रावत पर मुस्कुराते हुए कहा जो सीढ़ियों से नीचे चल रही थी। अंजलि रावत मुस्कुराते हुए वापस आई। उसने उसे जमकर देखा और कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? खाना जारी रखें। शिवा लगभग उस पाव पर चबा गया जिसे वह चबा रहा था। उनके रिश्ते ने बहुत प्रगति नहीं की थी। इस समय
विला का दरवाजा खोला गया था। एक पतली लंबी आस्तीन वाली कुर्ती और ट्रैक पैंट पहने हुए यह अनन्या थी, जो अभी अभी जॉगिंग से लौटी थी। उसके माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं। युवा होने के बाद से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के कारण अनन्या ने महसूस किया था कि शहर में आने के बाद से वह अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर सकती थी। इस प्रकार सुबह जॉगिंग ऐसा करने के लिए एक दैनिक आउटलेट बन गया। हालांकि जब अनन्या ने दरवाजा खुला रखा तो वह घर में चलने वाली अकेली नहीं थी। भाई शिवा अभी भी बहन अंजलि के साथ नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग बहुत जल्दी आ गए, अनन्या ने मुस्कुराते हुए एक लड़के और एक लड़की से कहा। वह फिर घर में चिल्लाए, भाई शिवा, बड़ी बहन, 2 लोग हैं जो आपको दिवाली के लिए एक यात्रा का भुगतान करने आए थे। दिवाली। शिवा एक हाथ में चॉपस्टिक की एक जोड़ी पकड़े हुए था और दूसरे के साथ एक पाव। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह हैरान रह गया। वे यश राणा और तानिया थे, जिन्हें उन्होंने थोड़ी देर में नहीं देखा था। जब से यह जोड़ा मिला है वे उसके संपर्क में नहीं थे। उन्होंने आज सुबह आने की उम्मीद नहीं की थी। तानिया जो लाल कुर्ती पहने हुए थी, लगता था कि थोड़ा लंबी हो गई है। उसका चेहरा एक परिपक्व महिला के रूप में विकसित होने लगा। शिवा को देखकर वह खुशी से चिल्लाई, मामा, उसे गले लगाने के लिए दौड़ने से पहले इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह अभी भी खा रहा था। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्ची, अगर आपने मुझे याद किया तो आपने मुझे या कुछ और क्यों नहीं कहा? शिवा उदास हो गया। तानिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ। मेरे पास इस साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। मेरी माँ मेरी सख्ती से निगरानी कर रही है। भाई यश राणा को देखना मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है। बोलने के बाद तानिया ने तुरंत अंजलि रावत की ओर अपना रुख किया, जिनके पास कोई मेकअप नहीं था और उन्होंने एक ढीला स्वेटर पहन रखा था। उसकी आंखें तुरंत चमक गईं। बड़ी बहन, आपको मामा की पत्नी होना चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो। अंजलि रावत पहले इस जीवंत लड़की के बारे में बहुत खुश नहीं थी, जो घर में प्रवेश करने पर शिवा को गले लगाने के लिए दौड़ी। उसने सोचा कि तानिया एक महिला थी जो उसे चुनौती देने आई थी, लेकिन बाद में उसने सुना कि तानिया ने शिवा को मामा कहा। उसके बाद उसने सुना कि तानिया अभी भी अपने गार्ड को कम करने से पहले एक हाई स्कूलर थी। एक जूनियर छात्रा के रूप में उसकी पहचान को देखते हुए ये संभावना नहीं थी कि वह एक विवाहित व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि अंजलि रावत हंसी में फट गई जब तानिया ने उन्हें बड़ी बहन कहा। उसने फिर शिवा की ओर टकटकी लगाई क्योंकि वह चकित हो गई। ये देखा जा सकता है कि शिवा अपने गुस्से को दबा रहा था। उसने अपने हाथ में पाव को लगभग आटे में कुचल दिया। यश राणा ने 2 बड़े पैकेज नीचे रखे जो एक कोने में उपहार की तरह दिखते थे। वह तेजी से चला और तानिया के कंधे पर टैप किया। तानिया, आप शिवा को मामा कहती हैं, लेकिन उनकी पत्नी को बड़ी बहन कहती हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शिवा ने एक ऐसी महिला से शादी की जो इतनी छोटी है कि वह उनकी बेटी हो सकती है? शिवा ने पाउट किया। उदासीनता से उसने पूछा, इसके बारे में क्या गलत है? ये बड़ी बहन जाहिर तौर पर मामा से छोटी लगती है। मामा एक बूढ़ा बैल है जो ताज़ा घास खाता है, कितना प्रभावशाली है। उसके बाद यहाँ तक कि अनन्या ने शिवा की ओर एक अजीब मुस्कान का आयोजन किया। उसने महसूस किया कि शिवा की स्थिति दयनीय थी। वह अचानक पुरानी पीढ़ी में से एक बन गया। शिवा इतना नाराज हो गया कि उसके होंठों के कोने आकार से बाहर हो गए। उन्होंने दाई माँ द्वारा तैयार किए गए लस्सी के गिलास को लिया और एक बार में इसे नीचे गिरा दिया, इससे पहले कि वह अंत में थोड़ा कड़वा महसूस करते। दरवाजे पर इशारा करते हुए वह तानिया पर चिल्लाया, बच्ची, तुमने यहाँ आने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं कहा है। बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं अब तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता। ये बूढ़ा बैल तुम्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। अध्याय 352 अप्रत्याशित आगंतुक। शिवा का लगातार चिल्लाना प्रभावी नहीं था, लेकिन इसके बजाय इसने अंजलि रावत, अनन्या और तानिया, 3 महिलाओं को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने उसकी पीड़ा का साक्षी बनने का आनंद लिया। यश राणा शिवा के कंधे पर टैप करने के लिए असहाय होकर आगे बढ़े। भाई शिवा, पागल होने के बारे में क्या है? मैं आपके साथ एक ही पीढ़ी में हूँ। यदि तानिया आपको मामा कहती है तो क्या वह मुझे भी उससे छोटा नहीं बनाती? मैं इसके बारे में कभी नाराज नहीं हूँ। क्या किया गया है? शिवा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब यश राणा ने अचानक उसे बड़े भाई शिवा कहा। अपना हाथ लहराते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस घर में बुनियादी मानवाधिकारों का हकदार नहीं हूँ। ओह, आपको बस एहसास हुआ, अंजलि रावत ने कहा। इसके बाद उन्होंने शिवा के उदास लुक को नजरअंदाज कर दिया।
यश राणा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उसने पूछा, क्या आप राणा कबीले के पोते हैं? अंजलि रावत का सामना करने पर यश राणा घबरा गए। एक मुस्कान के लिए उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं यश राणा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बॉस अंजलि। अंजलि रावत बेहोश हो गईं। आपको ये परेशान नहीं होना चाहिए। चूंकि आप शिवा के दोस्त हैं, इसका मतलब है कि हम एक ही पीढ़ी से हैं। आप मेरे अधीनस्थ नहीं हैं। मैंने उन विभिन्न कर्मों के बारे में सुना है जो आपने मेरी यात्रा से पहले किए हैं। मेरे पिता अक्सर मेरे लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने के रूप में आपकी संचालन रणनीतियों के बारे में बात करते हैं। मैंने वास्तव में हमेशा आपकी प्रशंसा की है। मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे अक्सर अपने पिता से व्याख्यान मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके जितना आधा हो सकता हूँ तो उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यश राणा पूरी तरह से ईमानदार थे कि उन्होंने क्या कहा। उसने कुछ भी नहीं बनाया। अंजलि रावत थोड़ा हैरान थी। हालांकि वह सावंत कबीले के भोज में कुछ समय के लिए विक्रम राणा से मिली थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे के सामने इस बात की इतनी प्रशंसा होने की उम्मीद नहीं थी। तानिया ने अपनी बड़ी चमकदार आंखें झपकाईं। वाह बड़ी बहन, आप बहुत प्रभावशाली हैं। मामा विक्रम शायद ही कभी लोगों की प्रशंसा करते हैं। आपके पिता मेरी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। मैं वास्तव में उतनी प्रभावशाली नहीं हूँ। चूंकि आप लोग इस यात्रा पर आए थे और हमने कुछ भी तैयार नहीं किया था, सोफे पर बैठकर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अंजलि रावत ने रसोई में जाने से पहले कहा और दाई माँ से चाय पत्ती और गर्म पानी के लिए कहा। चूंकि घर में कोई भी अक्सर चाय का सेवन नहीं करता था, इसलिए पानी निकालने वाले की तरह सामान हमेशा उपयोग के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन उन्हें आगंतुकों के होने पर पानी उबालना पड़ता था। यश राणा और तानिया के बैठने के बाद अनन्या मेज पर आए और शिवा के साथ नाश्ता खाना शुरू कर दिया। शिवा के चिड़चिड़े रूप को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई शिवा, इतना क्षुद्र होना बंद करो। तानिया जाहिर तौर पर एक सीधी लड़की है। जब मैं पहले बाहर थी तब भी वह, अभी भी। शिवा उत्सुक हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अनन्या अचानक बोलते ही शर्मा गई। उलझन में उन्होंने पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं? बस इसे आवाज दें। उसने मुझे आपकी पत्नी के रूप में गलत समझा। अनन्या के बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और शिवा को देखने की हिम्मत नहीं की। उसे सुनने के बाद शिवा को पता था कि अनन्या को गुरुमा लक्ष्मी द्वारा नियोजित मिशन के बारे में सोचना चाहिए। गुरुमा ने वास्तव में अपनी पोती के बारे में पूछने के बाद उसे फेंकने से परेशान नहीं किया, जिसके बारे में वह अवाक था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ज्यादा सोचो मत और खाना शुरू करो। क्या आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो इस महत्वहीन चीज से नाराज हो जाता है? ओह, अनन्या बल्कि निराश थी। जब अंजलि रावत दाई माँ के साथ एक चायदानी के साथ बाहर निकली, जिन्होंने उनके चेहरे पर मुस्कान रखी, तो यश राणा को कुछ याद आया। घबराहट से उन्होंने अंजलि रावत से कहा, बॉस अंजलि, क्या मैं कर सकता हूँ? अंजलि रावत ने देखा कि उनका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया। खुशी से उसने कहा, बस ये कहो, मैं एक राक्षस नहीं हूँ जो आपको खाएगी। शिवा के साथ अपने संबंधों के बीच हिमखंड भंग होने के बाद अंजलि रावत ने पहले की तुलना में अधिक बार अपने चेहरे पर मुस्कान पकड़ना शुरू कर दिया। क्या मैं आपको भाभी के रूप में संदर्भित कर सकता हूँ? यश राणा ने कड़ी मुस्कान के साथ पूछा। वास्तव में घर छोड़ने से पहले यश राणा की मां सरिता राणा ने उन्हें बार बार शिवा को बड़ा भाई और अंजलि रावत को भाभी कहने की सूचना दी। यश राणा इसके साथ विशेष रूप से सहज नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनकी मां चाहती थी कि वे शिवा को अपने भाई के रूप में देखें। इसके अलावा अंजलि रावत नासिक में सबसे धनी महिलाओं में से एक थी, जिसके पास एक देश को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त संपत्ति थी। उसे अपनी भाभी के रूप में देखने में कुछ भी गलत नहीं था। अंजलि रावत ने पते के रूप को सुनने के दौरान भड़क गईं, जबकि वह हेडलाइट्स में हिरन की तरह दंग रह गईं। शिवा पर नजर रखते हुए जो अभी भी खा रहा था, उसने सोचा, क्या ये संभवतः इस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया गया है? दूसरी ओर दाई माँ ने इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका मुंह बंद नहीं रह सका। मुस्कुराते ही उसकी भौहें उठीं। राणा कबीले के युवा मास्टर, इसमें क्या गलत है? ये वास्तव में इस तरह से अंतरंग है ना? यश राणा ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया। मैं आपको भविष्य में भाभी कहूंगा। ऐसा लग रहा था कि इस मामले को उसी तरह सुलझा लिया गया है। बातचीत सुनने के बाद तानिया ने कुछ बड़बड़ाया। यश राणा की नकल करते हुए उसने अंजलि रावत को मीठे रूप से बुलाया, भाभी। अंजलि रावत को दरवाजे से बाहर निकलने का आग्रह था।
वह इतनी शर्मा गई कि उनके कान दो आगंतुकों के सामने लाल हो गए। भले ही वह दिल से अजीब महसूस करती थी, लेकिन उन्हें मिठास और संतुष्टि का भी संकेत मिला। वह भावना की व्याख्या नहीं कर सकती थी, लेकिन वह इसे बहुत पसंद करती थी। शिवा जो नाश्ता कर रहे थे, उन्हें लगता है कि अशराना के पते के रूप को सुनने के बाद कुछ सोचा था। दुख को उनकी भौहों के बीच देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपना भोजन जारी रखा। यश राणा और तानिया तुरंत अंजलि रावत से परिचित हो गए, जैसे कि परिवार बन गए। भाभी होने के नाते उसने दो युवा साथियों के साथ बातचीत की और उनसे सवाल पूछा कि वे आमतौर पर क्या करते हैं, उन्हें शिवा कैसे पता चला और उनके परिवार के सदस्य कैसे थे। अंजलि रावत के पास शुरू करने के लिए कई दोस्त नहीं थे। उसे अचानक उसी पीढ़ी के दो छोटे दोस्तों का पता चला, जिन्होंने उसे भाभी के रूप में संदर्भित किया, जो बेहद अंतरंग दिखाई देता है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दिल से खुशी महसूस करने के लिए दाई माँ पूरी स्थिति पर ध्यान देती हैं। संतुष्ट होकर वह भोजन तैयार करने के लिए रसोई में वापस चली गई। वही अशराना और तानिया को घर छोड़ने से पहले रात का खाना खाने के लिए कहने की योजना बना रही होंगी। शिवा ने अंजलि रावत को देखा, जो दो बच्चों के साथ खुशी से बातचीत कर रही थी। उन्होंने पूछा, प्रिय, क्या आप अब खाने नहीं जा रही हैं? अंजलि रावत तानिया के साथ बातचीत में गहराई से डूब गई थी। उसने बस जवाब दिया, खुद खाओ। शिवा ने अपनी आंखें घुमाई। उसे फिर से उपेक्षित क्वार्टर्स में छोड़ने के लिए केवल एक रात लगी। हालांकि इससे पहले कि वह एक और पाव पर काटने के लिए अपना मुंह खोले, दरवाजे की घंटी फिर से बज गई। शिवा हैरान थे। ओह नहीं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कोई फिर से मिलने आया? उन्होंने यश राणा और तानिया को देखा, जो पूछने से पहले अज्ञानी दिखे, क्या आप लोगों ने मुझे नाश्ता करने से परेशान करने के लिए किसी और के साथ साझेदारी की? बड़े भाई, हम बोर नहीं हैं। यश राणा मुस्कुराया। अनन्या ने खड़े होकर कहा, मुझे दरवाजा मिलेगा दरवाजे पर चलने से पहले और इसे खुला खींचकर। हालांकि दरवाजा खोलने पर अनन्या का शरीर कठोर हो गया, जैसे कि कुछ भयावह दिखाई दे रहा हो। अवाक, वह एक शब्द भी बोलने में सक्षम नहीं थी। सभी ने अपना ध्यान वहां पर लगाया। काले चमड़े की जैकेट पहने, काले छोटे बाल और गोरी त्वचा के साथ एक लंबा और अच्छी तरह से निर्मित पुरुष, जो सुंदर दिखता था, घर में चला गया। पुरुष की टकटकी अविश्वसनीय रूप से गरिमापूर्ण लग रही थी, जैसे कि वह किसी के दिल को आसानी से देख सकता है। वह एक असाधारण तेज, अतुलनीय तलवार की तरह था, जो विशेष रूप से चमकदार दिखती थी। अधिक आश्चर्यजनक रूप से एक हल्के रंग का विंड ब्रेकर पहने काव्या नायर, जिनके बाल ढीले थे, भी घर में उस पुरुष के साथ थी। उसने अंदर के लोगों को असहाय होकर देखा। मुझे क्षमा करें, मैं उसे अनन्या को खोजने के लिए यहाँ आने से नहीं रोक सकी, काव्या नायर ने कहा। उपस्थित लोगों ने सभी काव्या नायर को पहचान लिया और जानते थे कि वह नायर कबीले की बड़ी बहन थी, जिसने उसे एक पहचान दी थी। लेकिन उसके सामने वह पुरुष कौन था, जिसने उसे बोलने में असमर्थ बना दिया? आप यहाँ क्यों आए? अनन्या ने युवक को देखा और अंत में धीरे धीरे कुछ कहा। पुरुष की आंखों में मजबूत जुनून उभरा। अनु, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुमसे क्या लेना देना? अनन्या के बोलने के बाद वह घूम गई और भागना चाहती थी, जैसे कि वह इस पुरुष से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि पुरुष की बाह ने अनन्या को एक प्रकाश तेज तरीके से कसकर पकड़ लिया। अनु, मैंने तुम्हें फिर से छोड़ने नहीं दूंगा। अर्जुन, तुम मुझे नियंत्रित करने वाले कौन हो? अनन्या को लग रहा था कि उसने अर्जुन नामक व्यक्ति से दूर संघर्ष करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि अर्जुन का हाथ बाघ के मुंह की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनन्या ने कितना बल इस्तेमाल किया, वह उससे दूर नहीं जा पाई। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अनन्या युवा होने के बाद से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी। हालांकि वह लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से गुरुमा लक्ष्मी द्वारा पढ़ाया गया था। यदि वह आंतरिक ऊर्जा की खेती करती है, तो 10 सामान्य पुरुषों की ताकत अभी भी तुलना में कम होगी। हालांकि ये ताकत अभी भी अर्जुन के हाथों में शक्तिहीन थी। तुम वह महिला हो जिसे मैं, अर्जुन, पसंद करता हूँ। बेशक मैं तुम्हें नियंत्रित करने वाला होना चाहिए। कुछ ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपना ध्यान उपस्थित अन्य लोगों की ओर मोड़ा, उन्हें तिरस्कार से देखते हुए, जैसे कि वह जीवन के निर्माता थे। भले ही आप लोग कौन हैं, या आप मेरे अनु से कैसे संबंधित हैं, मुझे आज उसे ले जाना होगा। बोलने के बाद उन्होंने तुरंत अनन्या को ले जाने की योजना बनाई। अनन्या को पता था कि वह भागने में सक्षम नहीं है।
उसने मदद के लिए शिवा को संकेत देने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी टकटकी उदासी और चिंता से भर गई थी, जो बेहद दयनीय दिखाई दे रही थी। शिवा ने आह भरी। मूल रूप से उन्होंने केवल ये सोचा था कि अर्जुन नामक व्यक्ति अजीब था। हालांकि वह इस समय किसी और चीज के बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। उन्होंने आखिरकार अनन्या के साथ अच्छी तरह से बातचीत की और वह अंजलि रावत की रक्त संबंधी बहन थी। वह एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं देगा जो उसे पसंद करता है, बस उसे ले जाने के लिए। अगर अंजलि रावत के साथ ऐसा हुआ तो सड़कों पर सभी लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। अनन्या को जाने दो, शिवा ने अर्जुन से कहा, जो दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। अर्जुन ने चलना बंद कर दिया। उन्होंने शिवा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जबकि अनन्या खुश दिखी। वह जानती थी कि यद्यपि वह अर्जुन के साथ सौदा नहीं कर सकती थी, शिवा सबसे ऊपर था। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? अर्जुन ने तिरस्कार से पूछा। शिवा ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया। उदासीनता से वह खड़ा हुआ और पूछा, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हैं और कोई भी आपको वह करने से नहीं रोक सकता जो आप चाहते हैं? यह नहीं है कि अर्जुन के बोलने से पहले उन्होंने अचानक अपने पूरे शरीर के सभी मेरिडियन को घेरते हुए एक भारी दबाव महसूस किया। भयावह दबाव ने उनकी आभा को अस्त व्यस्त कर दिया। ये है, इससे पहले कि वह विश्लेषण कर पाता कि ये क्या है, सहज रूप से उसने अनन्या की बांह को छोड़ दिया और अपनी सभी आंतरिक ऊर्जा को आगे की ओर बल को अवरुद्ध करने के लिए उगाया। हालांकि परिणाम अप्रभावी साबित हुआ। एक प्रतीत होता है कि कोमल बल उसके शरीर में व्यापक रूप से महसूस किया जा सकता है। अर्जुन को हवा के एक द्रव्यमान से जबरन दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। अर्जुन लगातार कुछ राउंड के लिए घूमता रहा, जिसने उसे खुद को स्थिर करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने के लिए मजबूर किया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकता था। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो पुरुष को उस जगह पर खड़ा देखा जा सकता था जहां वह पहले खड़ा था। उसके संरक्षण में उसके पीछे अनन्या थी। निरंतर संकल्प सूत्र के 9वें स्तर के माध्यम से टूटने और अपने पूर्ण चक्र को प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत की तुलना पहले की तुलना में नहीं की जा सकती थी। काव्या नायर भयावह बल द्वारा अवाक थी। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी कि शिवा कितना मजबूत था, लेकिन यह स्पष्ट था कि जब वह पहले उसे हमला करते हुए देखती थी तो वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। हालांकि काव्या नायर ने आखिरकार माना कि वह अर्जुन से नीच थी। यदि यह वह थी जो पहले हमले को रोक रही थी, तो वह निश्चित थी कि वह भारी बल को नहीं हटा सकती थी। दुर्भाग्य से, तो क्या हुआ अगर ऐसा था? उस पुरुष का सामना करना जिसे लोग देव कहते हैं, उसके सभी विरोधी उसे देख सकते थे। आप कौन हैं? नासिक में आपके जैसा कोई कैसे है? अर्जुन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह अभी क्या देखा है। इसके बाद उन्होंने काव्या नायर को देखा जो इस समय चुप थी। पुष्पा वर्षा, ये कौन व्यक्ति है? वह वही है जिसे आपने अयोग्य और प्रसिद्ध लेकिन बेकार माना था। काव्या नायर ने जवाब दिया। अर्जुन ने आंखें मिचमिचाईं। तो ये तुम हो? मैंने सुना है कि तुमने लद्दाख में गरुड़ ग्रुप की बहुत मदद की। साथ ही वायुवीर बात करते रहे कि तुम कितने मजबूत थे। यह निश्चित है कि तुम्हारे पास वास्तव में एक चाल या दो है। शिवा बल्कि आश्चर्यचकित था। अर्जुन को लग रहा था कि वह शिवा से कितना हीन है, लेकिन वह थोड़ा भी डर नहीं लगता था। शिवा को समझ में नहीं आया कि क्या वह अज्ञानी था या उसके पास कुछ ऐसा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। अध्याय 353 टकराव और बुजुर्ग। दरवाजे के बाहर की लड़ाई ने अंजलि रावत और अन्य लोगों को शिवा पर आने का कारण बना। उन्होंने खुद को राहत दी जब उन्होंने देखा कि अनन्या ठीक थी। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण थी। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को बाहर देखा, जिन्होंने एक भयंकर टकटकी लगाई थी। जब यश राणा ने अर्जुन को करीब से देखा तो उन्हें लगा कि उनका चेहरा परिचित है। जब उन्हें याद आया कि अनन्या ने उन्हें अर्जुन कहा है, तो यश राणा ने उन्हें संदेह के साथ और अधिक ध्यान से देखना शुरू कर दिया। शिवा, आप अपने खुद के व्यवसाय को बेहतर मानते हैं। यह मामला अनन्या और मेरे बीच है। मैं आपको दूर जाने की सलाह देता हूँ। अर्जुन ने अभी भी अपने दबंग प्रदर्शन को बनाए रखा। उनकी गुरुमा ने मुझे यहाँ रहते हुए उनकी देखभाल करने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि मैं आपको वह करने की अनुमति नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। आप इसे पसंद करते हैं या नहीं, यह मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है। मुझे लगता है कि वह आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी मदद के लिए कहा। मेरे पास अलग खड़े होने का कोई कारण नहीं है, इसलिए बकवास करना बंद करें और साबित करें कि आपको वह मिल गया है जो आप चाहते हैं। शिवा बल्कि अधीर हो गया।
ये युवक उससे कुछ साल छोटा लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह नरक के रूप में एक वरिष्ठ अभिमानी था। अर्जुन ने बुरी तरह से झांसा दिया। क्या आपको लगता है कि मैं, अर्जुन, आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपसे सिर्फ इसलिए डरूंगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं? मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ हैं जिन्हें आपको अपने पूरे जीवन में मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आपकी तुच्छ ताकत मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। कुछ वर्षों के भीतर मैं आपसे कुछ गुना अधिक मजबूत हो जाऊंगा। आपको अब वापस आना चाहिए, या आपको उस समय मुझसे दया की भीख मांगनी होगी। मुझे पता है कि आप अनन्या के प्रति बुरे इरादे रखते हैं। आप उसे अपने घर पर रहने के लिए कदम क्यों रखेंगे? अन्यथा आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ? उनके शब्दों ने शिवा के भीतर एक विस्फोट को प्रज्वलित किया। शिवा ने जिन विशेषज्ञों का उल्लेख किया है, उन्हें जानने में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। वह जानता था कि इस बच्चे के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। जब वह किसी और के दायरे में था, तो उसने अपना सिर कम क्यों नहीं किया? क्या आप मानते हैं कि अगर आप कुछ और कहते हैं तो मैं आपको इस दुनिया से गायब नहीं कर सकता? शिवा के शरीर में हत्या की आभा बढ़ गई। यहाँ तक कि अगर वह वास्तव में लोगों को मारना नापसंद करता था, तो यह मामले से निपटने का एक उपयुक्त तरीका था। ऐसे बेईमान व्यक्ति को जीवित छोड़ना दूसरों के लिए एक आपदा होगी। शिवा ने जो कहा, उसे सुनकर काव्या नायर तुरंत भड़क गई और बोली, शिवा, लापरवाह मत बनो। ये सिर्फ इतना है कि वह स्थिति को नहीं समझता है। हाँ भाई शिवा, उसकी पिटाई करना काफी अच्छा है। कृपया मत मारो, कृपया। अनन्या को शिवा और अर्जुन के बीच ताकत के अंतर के बारे में पता था। यदि शिवा ने कहा कि वह उसे मारना चाहता है, तो वह वास्तव में अब और नहीं बचाया जा सकता है। दूसरी ओर अर्जुन, जो हंसी में फूटते थे, निडर दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि मैं इसे करने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ? आप अंत में अपना असली पक्ष प्रकट कर रहे हैं। मैंने अनन्या के प्रति आपकी शत्रुता को उजागर किया, क्या मैंने नहीं किया? आप उसका विश्वास अर्जित करने में कामयाब रहे क्योंकि वह भोली और शुद्ध है। आप केवल एक बदसूरत अंधेरे में रह रहे हैं। इससे पहले कि अर्जुन अब बोल पाते, शिवा का आंकड़ा तुरंत उनके सामने आ गया था। शिवा का चेहरा भावहीन था, जैसे आंधी में काले बादल। उनके शरीर पर भारी बल ने अर्जुन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आप मर जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, शिवा की हथेली अर्जुन के सीने पर उतरी। अर्जुन को क्या पता था कि गंभीर होने के बाद उन्हें शिवा की गति पर प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला होगा। इस तरह की एक बड़ी असमानता के कारण प्रकल्पित मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी रही, जिस क्षण उसकी छाती शिवा द्वारा तोड़ दी गई थी। थप्पड़। हड़ताल की गूंज के बाद अर्जुन का शरीर टूटी हुई स्ट्रिंग के साथ पतंग की तरह था, जो लॉन पर गिरने से पहले कुछ बार हवा में लहराते हुए 7 से 8 मीटर पीछे की ओर लॉन्च हुआ। अर्जुन ने हिंसक रूप से एक और खून बहाया, जबकि उसकी आंखें खुली थीं। जैसे जैसे उसके हाथ कांपते गए, उसने शिवा को इंगित करने के लिए अपनी उंगली उठाई। आप, हिम्मत। अर्जुन अपनी सजा पूरी नहीं कर सके। उसने महसूस किया कि उसके अंगों के भीतर अनगिनत मिनी बम विस्फोट हो रहे हैं। उनके मध्याह्न पूर्ण अराजकता में गिर गए। उनकी आंतरिक ऊर्जा इतनी कठिन थी कि यह उन चूहों के विपरीत नहीं थी, जो चारों ओर भयावह रूप से घबरा रहे थे, जिससे वह अपनी अधिकांश ऊर्जा खो चुके थे। शिवा की आंखें क्रूर और बर्फ ठंडी लग रही थीं। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया हो। यहाँ तक कि अगर घर पर तेज धूप चमकती है, तो शिवा के परिवेश को अभी भी ऐसा लगता है कि यह अंधेरे के दायरे में था। काव्या नायर अवाक थी। उसने शिवा से इतनी जल्दी हड़ताल करने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। यदि स्मैक पहले उसके शरीर पर उतरी, तो काव्या नायर का मानना था कि भले ही उसके पास 3 गुना शक्ति हो, फिर भी वह मर जाएगी। हालांकि साथ ही अर्जुन अभी भी जीवित थे। उनकी आंतरिक ऊर्जा वास्तव में मेरी तुलना में कहीं बेहतर है, लेकिन मैं वास्तव में उसे मरने नहीं दे सकती। काव्या नायर ने जल्दबाजी में शिवा की ओर दौड़ लगाए और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह अर्जुन के करीब जाने से रुक गया। उसका ठंडा चेहरा वर्तमान में चिंता से भर गया था। शिवा, बस, आप उसे मार नहीं सकते। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अंजलि रावत और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने शिवा के अचानक प्रकोप, विशेष रूप से यश राणा और तानिया को देखा। हालांकि वे जानते थे कि शिवा लड़ाई में कुशल थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इस शक्तिशाली थे। अंजलि रावत ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से शांत हो गया। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि शिवा हत्या कर रहा था या नहीं। हालांकि
उसने सुना कि अर्जुन ने अनन्या को अनन्या के रूप में संदर्भित किया है। अंजलि रावत चुपचाप अनन्या पर चकित हो गई, जो चिंतन में डूबने से पहले चिंतित दिखी। चली जाओ, शिवा ने काव्या नायर को उदासीनता से देखा। आप जानती हैं कि आप मुझे रोक नहीं सकती। काव्या नायर ने अपने दांतों को जकड़ लिया, जबकि उसकी आंखें विनती के अलावा संकल्प से भर गईं। शिवा, कृपया ऐसा न करें, वह वास्तव में मर नहीं सकता। क्यों? शिवा ने ठंड से पूछा। उनकी पृष्ठभूमि असाधारण है। अगर उसके साथ कुछ होता है तो आप। मेरे साथ क्या होगा? मुझे कौन रोक सकता है? शिवा जोर से हंसे। मैंने उसे बार बार सहन किया, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना चुना। वह गर्भित, अज्ञानी और मूर्ख है। मुझे उसका जीवन क्यों छोड़ना चाहिए? अर्जुन जो लॉन पर पड़ा था, उसने पहले इस तरह के अपमान का अनुभव नहीं किया था। वह इतना नाराज हो गया कि उसने जमीन पर एक और मुंह से खून निकाला। शिवा की ओर इशारा करते हुए और अपना खूनी मुंह खोलते हुए उन्होंने कहा, आपने मुझे डांटने की हिम्मत की। काव्या नायर ने तुरंत पाले। ये साथी उसकी स्थिति को क्यों नहीं समझता है? क्या वह मूर्ख है? उम्मीद है। शिवा ने कोई और बकवास नहीं की। उसने काव्या नायर के सामने अपना हाथ फेरा और बस उसे एक तरफ धकेल दिया। शिवा के सामने आने के लिए केवल शिवा को एक कदम उठाना पड़ा। शाब्दिक रूप से कृपालु तरीके से उसे नीचे देखा। मुझे पसंद है कि आप मुझे कैसे देखते हैं। आपको मारने से मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे ही शिवा ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अर्जुन के सिर पर एक किक लॉन्च की। हालांकि शिवा ने अपना पैर नीचे झुका लिया। उसने अपने शरीर को पलक झपकते ही पलट दिया और अपना पैर आकाश की ओर झुका लिया। बूम! एक विस्फोट जैसी आवाज गूंजती है। एक हरे और भूरे रंग का आंकड़ा अचानक मध्य हवा में उभरा। शिवा के साथ उनका पैर टकराने के बाद वह हवा में उड़ गए और अर्जुन के पीछे उतर गए। हरे और भूरे रंग की आकृति ने सुरक्षा के लिए अर्जुन को अपनी पीठ की ओर खींचा। तब वह सभी के सामने आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो हरे कुर्ते में कपड़े पहने था। उनके काले बाल थोड़े बूढ़े थे, लेकिन उनका चेहरा रूखा था, जबकि उनकी त्वचा चमकदार और चिकनी थी। कोई नहीं बता सकता था कि वह कितनी उम्र का था। एक गंभीर अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिवा पर टकटकी लगाई, जैसे कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। काव्या नायर उस समय स्तब्ध रह गई जब उन्होंने उस व्यक्ति को पास आते देखा। उसने फिर कुछ सोचा और आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जल्द ही खुद को राहत मिली। इस वरिष्ठ की क्षमता को देखते हुए वह इस जानलेवा देवता को रोकने में सक्षम हो सकता है। गुरु! अर्जुन ने खून बहाया। जो व्यक्ति आया था, उसे देखकर खुशी तुरंत उसके चेहरे पर आ गई। शिवा का सामना करने के लिए फिर से सीधे खड़े होने से पहले अर्जुन के शरीर पर कुछ मध्याह्न बिंदुओं पर प्रहार करने से पहले बूढ़ा नीचे की ओर झुक गया। युवक, जब भी हम कर सकते हैं, क्षमा करना हमारा अभ्यास नहीं है। मेरा शिष्य अभी भी युवा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस पर इतना गंभीर हमला करना गलत है? बूढ़े ने पूछा कि वह डूब गया। शिवा ने बूढ़े व्यक्ति के कार्यों को देखा। इससे पहले वह एक भारी बल महसूस करता था। हालांकि वह जबरदस्ती झटका ले सकता था, उसे थोड़ी चोट लगी। नतीजतन उन्होंने केवल एक बार बूढ़े व्यक्ति को प्रभावित किया। शिवा को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो प्रभावित हुए बिना उनके हमले का सामना कर सकता है। इस समय वह तिरस्कार में डूब गया। वह युवा है, लेकिन मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ। यदि वह मुझे बार बार भड़काने का विकल्प नहीं चुनता है, तो मैंने कार्रवाई नहीं की है, तो वह आपका शिष्य है। क्या आपको मुझे ये बताने से पहले उसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए? मेरा शिष्य भी गलती पर है, लेकिन आपको उसे इतनी क्रूरता से दंडित नहीं करना है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में भावनाओं का पता चला। जहां तक ये है, आप पहले से ही सिद्धपूर्ण चक्र प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक कि मैं इस स्तर तक पहुँचने से बहुत दूर हूँ। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कम उम्र में ऐसी क्षमताओं को प्राप्त करने में कैसे कामयाब रहे। क्या आपको मेरे शिष्य के साथ इस तरह के तुच्छ मामलों के बारे में सोचना होगा? जब वह बूढ़े आदमी की बात सुनता था तो शिवा उदासीन दिखता था, जबकि काव्या नायर और अर्जुन अवाक थे। काव्या नायर को पता नहीं था कि शिवा ने सिद्धपूर्ण चक्र के पौराणिक स्तर में प्रवेश किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उनके गुरु भी इस आदमी से हीन होंगे। पहले वह अपने गुरु से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहता था, क्योंकि वह निश्चित रूप से शिवा से अधिक मजबूत था। हालांकि बूढ़े आदमी के बोलने पर उसका ये सपना कुचल गया। उसने आखिरकार महसूस किया कि वह वास्तव में शिवा के हाथों मर सकता है। बुजुर्ग,
मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं मार पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी किक को रोक सकते हैं। आपके शिष्य ने मुझे नाराज कर दिया। यदि आप आज अधिक बकवास बात करना चाहते हैं तो मैं आपको भी मारूंगा। शिवा ने तुरंत अपना धैर्य खो दिया जब बूढ़े आदमी ने उसे जीवन सबक बताना शुरू कर दिया। चाहो तो मुझसे लड़ो, यदि आप कर सकते हैं तो उसे बचाव करें। आपको इस प्रक्रिया में बकवास क्यों करना चाहिए? इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं थी, ये हमेशा से था। दिन के अंत में सबसे मजबूत हमेशा के लिए मुट्ठी होगी, बजाय तर्क की क्षमता के। केवल मूर्खों का मानना होगा कि भगवान निष्पक्ष और न्यायपूर्ण थे। हालांकि इस समय यश राणा, जो अर्जुन को देख रहे थे, अचानक भाग गए। हिचकिचाते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप जिंदल कबीले से मेरे चचेरे भाई हैं? अध्याय 354 पारिवारिक संबंध उजागर। यश राणा की अचानक उपस्थिति और सवाल ने शिवा को अपनी सभी हत्या की आभा को नष्ट कर दिया। वह कुछ के बारे में सोचते हुए डूब गया। अर्जुन को घूर रहा था, जो भारी पुताई कर रहा था। अर्जुन के भौहों में वृद्धि हुई क्योंकि उन्होंने यश राणा पर करीब से नजर डाली। आप हैं? मैं यश राणा हूँ। जब हम छोटे थे तब हम पहले मिले थे, यश राणा ने कहा कि जैसा कि उन्होंने खुद को इंगित किया, बल्कि उत्साहित महसूस किया। हालांकि स्थिति ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसे अजीब बना दिया। आप हैं चाची का बेटा? अर्जुन ने संदेह से पूछा। उसने देखा जैसे वह कुछ ऐसा ही याद कर रहा हो। हाँ, मेरी माँ सरिता राणा है। मैं सोच रहा था कि आप इतने परिचित क्यों दिखाई दिए और मामा के समान दिखे। तो आप मेरे चचेरे भाई हैं। ... लेकिन हम इतने लंबे समय तक नहीं मिले। मैं आपको तुरंत पहचान नहीं सका और मैं सीधे नहीं सोच रहा था। यश राणा अजीब तरह से घूम गए और शिवा से कहा, बड़े भाई, मेरे लिए क्या आप उनका जीवन छोड़ सकते हैं? कृपया उसे मत मारो। मैंने सुना है कि उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह आपको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उसे अब पर्याप्त सजा दी गई है। हालांकि शिवा ने अपने शत्रुतापूर्ण लुक से खुद को छुटकारा नहीं दिया, लेकिन उनकी हत्या की आभा ने लंबे समय तक अर्जुन को यश राणा को मान्यता दी। दुख और अकेलेपन की नकारात्मक भावनाओं ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका दिल अपने ठंड के बिंदु पर था। उसे ये समझने के लिए स्थिति का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने इस युवक को पहले जिस क्षण देखा था, वह एक अवचेतन, विचित्र भावना क्यों महसूस करता था। एक जटिल टकटकी के साथ वह योगी वसंत को देखने से पहले अर्जुन पर नजर रखता था, जिसने सावधानी से काम किया था। आहें भरते हुए उन्होंने कहा, छोड़ो, मैं आप लोगों को मेरे इस छोटे भाई के लिए नहीं मारूंगा। काव्या नायर के चेहरे से झटका लगा। वह जानती थी कि शिवा किसी को भी मारने का मन नहीं करेगा, भले ही वह एक बार कार्रवाई से संबंधित हो। क्या यश राणा की उपस्थिति ने शिवा को हत्या करने से रोकने का प्रबंधन किया था? यह बहुत अजीब है। हालांकि काव्या नायर ने वास्तव में खुद को राहत दी क्योंकि अर्जुन को मरना नहीं था। आखिरकार जिंदल कबीले की तुलना में नायर कबीले बहुत कमजोर थे। अगर वास्तव में नासिक में अर्जुन के साथ कुछ हुआ, जबकि वह संयोग से काव्या नायर द्वारा लाया गया था, नायर कबीले निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब ऐसा होता है तो उनके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती है। कहीं भी वे निश्चित मृत्यु के लिए नेतृत्व करेंगे। योगी वसंत ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने शिवा की अपनी हत्या की आभा को तेजी से खारिज करने के बजाय आश्चर्यचकित महसूस किया। लेकिन उन्होंने अभी भी आराम किया और शिवा की कार्रवाई को दया के रूप में माना। उन्होंने अपने हाथों को पकड़ लिया और कहा, कैलासा संप्रदाय से योगी वसंत, आपकी उदारता के लिए छोटे भाई को धन्यवाद। बोलने के बाद योगी वसंत ने अर्जुन को उठा लिया, जो दूर जाने और विला छोड़ने से पहले अपंग और कम उत्साही थे। उनका लघु कला कौशल वास्तव में दुर्जेय था, यहाँ तक कि शिवा भी उसे हवा में नहीं हरा पाए। यदि वह अर्जुन को छोड़ना और बचना चाहता था तो शिवा निश्चित था कि वह उसे पकड़ नहीं सकता था। अपनी छलांग के बाद जब वह एक व्यक्ति को ले जा रहा था, तब भी योगी वसंत का आंकड़ा कहीं नहीं पाया गया था। काव्या नायर ने उदास रूप से शिवा को देखा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, धन्यवाद। दृश्य छोड़ने से पहले सुबह सुबह ऐसी जादुई घटना देखी गई। यश राणा और तानिया चकित थे। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ एक सपने से जाग गए हैं। सौभाग्य से ये शिवा को कार्रवाई में देखकर पहली बार नहीं था, अन्यथा वे पहले आश्चर्य से बेहोश हो जाते। अनन्या के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। उसने देखा कि अंजलि रावत एक अजीब टकटकी के साथ उसे घूर रही थी। हालांकि अंजलि रावत ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया, अनन्या ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसे कुछ पता चला है।
शिवा घर पर रहने के मूड में नहीं था। दरवाजे पर चलते हुए उन्होंने कहा, अंजलि, मैं कार को स्पिन के लिए बाहर ले जाऊंगा। यश राणा और तानिया का ख्याल रखें। अंजलि रावत थोड़ा दंग रह गईं। उसने शायद ही कभी शिवा को इस गंभीर रूप से देखा हो। यहाँ तक कि उसने उससे इस तरह बात की जिसने उसे अवाक कर दिया। उसे एक छोटा सा दिल का दर्द भी महसूस हुआ। धीरे से उसने कहा, ठीक है, जल्द ही वापस आएं, हम आपके लिए दोपहर का भोजन करने की प्रतीक्षा करेंगे। शिवा ने गराज में जाने से पहले और अपनी कार से विला छोड़ने से पहले पावती में गुनगुनाया। उसे अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय चाहिए था। प्यार और नफरत की भावना ने मिलकर उसे इस भ्रम में डाल दिया कि उसे भारी यातना दी जा रही है। वास्तव में अनुभव करने की तुलना में किसी चीज के बारे में सोचते समय जो भावना का सामना करना पड़ा, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के विपरीत नहीं था। उस समय के समान जब वह कैफे में सरिता राणा के साथ मिले थे, शिवा ने तर्कसंगत रूप से उन चीजों को देखना मुश्किल पाया जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि उनके पास स्वामित्व है, जिसे उन्होंने भूलने की बहुत कोशिश की। शिवा के चले जाने के बाद घर का माहौल अजीब हो गया। यश राणा और तानिया ने दिवाली की यात्रा का भुगतान करते समय जीवन और मृत्यु के दृश्य के उभरने की उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से अर्जुन यश राणा के चचेरे भाई थे, जिनसे वह थोड़ी देर में नहीं मिले थे, अन्यथा दृश्य निश्चित रूप से दक्षिण में चला गया होगा। हालांकि मामला केवल अस्थायी रूप से विलंबित था। मुख्य मुद्दा अभी भी बना हुआ है। यश राणा सहित बहुत कम से कम उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन के लिए अनन्या, अर्जुन के लिए एक फैंसी व्यक्ति लेना बहुत अजीब था। ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। अनन्या के बारे में कैसे? हालांकि अंजलि रावत का राणा कबीले के साथ ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि वे नासिक में सबसे मजबूत कबीले के रूप में अपनी स्थिति में काफी स्थिर थे। ये ज्यादातर यश राणा की मां, दिल्ली में जिंदल कबीले से सरिता राणा के कारण था। चूंकि अर्जुन यश राणा के चचेरे भाई थे, इसलिए वह निस्संदेह भारत के शीर्ष कबीले, जिंदल कबीले से थे। यही कारण है कि वह इतना मजबूत है और इस तरह के एक दबंग गुरु है, क्योंकि उसकी असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। हालांकि यहाँ तक कि उसका गुरु भी शिवा से कुछ हमले कर सकता था। ऐसा आदमी सामान्य रूप से सामान्य अनन्या की तलाश में क्यों आएगा, जिसने शिवा की चचेरी बहन होने का दावा किया था? ये बिल्कुल सही है। हालांकि अनन्या एक दुर्लभ सौंदर्य थी, लेकिन जब वह अंजलि रावत के पास खड़ी थी तो उसने तुलना की। उसे सबसे सुखद दिखने वाली माना जा सकता है। उसके लिए एक पुरुष को इतना आकर्षित करना असंभव था कि वह अपना दिमाग खो दे, अकेले अर्जुन जैसे अमीर परिवार के बच्चे को छोड़ दे। उसने पहले अपने जीवन में अनगिनत सुंदरियां देखी होंगी, यहाँ तक कि जब वह अंजलि रावत से मिले तो वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं थे। नतीजतन यश राणा मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछने के लिए, मिस अनन्या, आप मेरे चचेरे भाई को कैसे जानती हैं? मैंने सुना है कि उसने अपने गुरु से सीखने के लिए कम उम्र में शहर छोड़ दिया था, जो पहले आने वाले साधु होने की संभावना है। योगी वसंत, क्या आप कैलासा संप्रदाय से एक गुरु के शिष्य हैं? अनन्या ने टाल दिया। भोली होने के नाते उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसे ढूंढने आएगा। इस बार उसे डर था कि वह वास्तव में उजागर हो जाएगी। उम्मीद है, अंजलि रावत ने यश राणा से सवाल पूछने के बाद अपनी ठंडी टकटकी को अनन्या की ओर मोड़ दिया। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सीईओ थी, जिसके दसियों हजार कर्मचारी थे। अधीनस्थों को दबाव देना कुछ ऐसा था जो वह करने में अच्छी थी। जब अनन्या ने देखा कि वह उसे इस तरह से देख रही है, तो उसने सवाल पर व्यथित महसूस किया। मैं नहीं हूँ, मैं बस। अनन्या वास्तव में खुद को समझाना नहीं जानती थी। वह नहीं थी जो झूठ बोलने में अच्छी थी। शिवा एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दावा किया कि वह उसकी चचेरी बहन थी। उसने खुद को ढकना मुश्किल पाया क्योंकि वह एक सही झूठ के साथ नहीं आ सकी। ये ठीक है, इसके बारे में बात करना बंद करें, यह अब चर्चा करने के लिए एक समस्या नहीं है, अंजलि रावत ने नीले रंग से बाहर कहा, जबकि उनकी दृष्टि कुछ समय के लिए अनन्या से मिली। अनन्या, दाई माँ को खाना पकाने में मदद करें। यश राणा और तानिया, कृपया हमारे साथ दोपहर का भोजन करें। अनन्या स्तब्ध थी। वह नहीं जानती थी कि अंजलि रावत उसे उसी तरह जाने देगी, और यहाँ तक कि उसे विषय बदलने में मदद करेगी। क्या वह मेरे बारे में पूछना नहीं चाहती? अनन्या, चाहे जो भी कारण हो। अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया और रसोई में चली गई। यश राणा को जवाब पाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। चूंकि वह बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह इस मामले में तल्लीन होने के लिए बहुत आलसी था। वह लड़की नहीं थी जिसकी वह दिलचस्पी थी। जब वह रसोई में भागती थी तो अनन्या को राहत महसूस होती थी।
उसने दाई माँ को सब्जियों को धोने और काटने में मदद की, लेकिन उसका ध्यान लिविंग रूम पर केंद्रित था। वह वास्तव में कोई सुराग नहीं था कि अंजलि रावत किस बारे में सोच रही थी। अंजलि रावत की बुद्धिमत्ता के आधार पर यह असंभव था कि वह इस तरह के एक स्पष्ट मुद्दे से चूक गई। इसके अलावा उसकी टकटकी ने पहले साबित कर दिया कि उसे कुछ पता लगाना चाहिए। ये सब अर्जुन के कारण है। सृष्टि संप्रदाय, जहां अनन्या थी, हमेशा अर्जुन के कैलासा संप्रदाय से जुड़ा था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि रावत कबीले और जिंदल कबीले करीब थे। हालांकि रावत कबीले जिंदल कबीले के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उन्हें उसी स्तर पर माना जा सकता है। जब अर्जुन पहली बार अनन्या से मिले तो वह जल्दी से प्यार में पड़ गए, क्योंकि वह अभी भी युवा थे। तब से वह सोच रहा था कि अनन्या निश्चित रूप से उनकी पत्नी होगी। दूसरी ओर अनन्या को अभिमानी अर्जुन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो एक अमीर परिवार से आए थे, जिसने उन्हें सिद्ध स्तर का एक गुरु होने की अनुमति दी थी। हालांकि उन्हें बेहद उपहार दिया गया था। परिणामस्वरूप ऐसा दृश्य पहले सामने आया। जब अनन्या ने रसोई में खुद को व्यस्त किया तो अंजलि रावत रसोई में आए और आगंतुकों के लिए कुछ स्नैक्स प्राप्त किए। अंजलि रावत को देखकर अनन्या तुरंत कुछ समझाना चाहती थी। बड़ी बहन, मैं वास्तव में इसके बारे में बात करना बंद करें। अंजलि रावत ने थोड़ी देर के लिए उस पर टकटकी लगाई। आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जबकि मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप शिवा की चचेरी बहन हैं, जिसका अर्थ है कि आप मेरी चचेरी बहन हैं। क्या मैं सही हूँ? अनन्या को दिल में खटास महसूस हुई जब उसने देखा कि अंजलि रावत अपनी भावनाओं का दमन कर रही है। उसके होठों को काटते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। कुछ सूखे फलों के साथ रसोई से बाहर निकलने से पहले अंजलि रावत ने एक मुस्कान को मजबूर किया। खड़े होते ही अनन्या दंग रह गई। वह खुद को शांत करने में सक्षम नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, जबकि उसने रोने से वापस पकड़ने की पूरी कोशिश की। अध्याय 355 दोपहर का भोजन और कराओके योजनाएं। जब दोपहर का भोजन समय आया तो शिवा तुरंत घर लौट आए। उनकी उदासी को शांति के साथ बदल दिया गया था। वह खुद को शांत करने में कामयाब रहे थे। शिवा ने यश, राणा और तानिया को देखकर उन्हें तिरस्कार के साथ देखा। मैंने केवल आप लोगों को शिष्टाचार के लिए दोपहर के भोजन के लिए रहने के लिए कहा। क्या आपने वास्तव में मुझे गंभीरता से लिया? तानिया बता सकती थी कि शिवा फिर से अपने आप में थे। अपनी मध्यमा उंगली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मैंने भाभी से सुना कि यह घर उनका है, न कि आपका। चाचा, आप सिर्फ एक ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी पर निर्भर हैं। शिवा ने ठंडा पसीना बहाया। उदास होकर उन्होंने अंजलि रावत को देखा, जो रसोई से व्यंजन ले जा रही थी, और कहा, पत्नी, आप सब कुछ उजागर नहीं कर सकती। मुझे इस घर में कोई मानवाधिकार नहीं दिया गया है। अंजलि रावत ने आखिरकार राहत महसूस की जब शिवा सुरक्षित रूप से लौट आए और फिर से मजाक करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मनोरंजन नहीं हुआ। अपने काम पर ध्यान देते हुए वह मुड़ी और रसोई में वापस चली गई। चाचा, देखो, यहाँ तक कि भाभी भी आपको अनदेखा कर रही है। तानिया ने कहा कि उन्होंने शिवा पर अपनी जीभ निकाली, जिससे वह गहरी आहें भरने लगे। सभी बैठ गए और वर्तमान सुखद वातावरण को याद करते हुए खाना शुरू किया। दाई माँ विशेष रूप से हर्षित दिखाई दी, खासकर जब यश, राणा और तानिया ने अंजलि रावत को भाभी कहा। वह इतनी चमक से मुस्कुराई कि उनकी आंखें एक अर्धचंद्र की तरह बन गई। बड़े भाई, मेरा एक अनुरोध है, यश, राणा ने अचानक शिवा से कहा। शिवा एक बड़े मुंह में चावल भर रहे थे क्योंकि वह चिकन ड्रमस्टिक चबा रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने उसे बात जारी रखने का संकेत दिया। क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? शिवा मूल रूप से अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए अपने मुंह में मौजूद चावल को उगलना चाहते थे, लेकिन जिस क्षण वह अपना मुंह खोलने वाले थे, अंजलि रावत, जो उनके सामने बैठी थी, ने उन्हें एक ठंडी नजर दी, जिसके कारण उन्होंने तुरंत अपना भोजन निगल लिया। मुझे लगता है कि कंप्यूटर गेम खेलने पर ध्यान देना आपके हित में होगा। लड़ना आपके अनुरूप नहीं है, शिवा ने कहा। यदि आप केवल छोटे मोटे गुंडों से निपटना चाहते हैं तो बस मुक्केबाजी या कुछ और सीखें। मुझे नहीं पता कि आपको मार्शल आर्ट कैसे सिखाना है, लेकिन आप मार्शल आर्ट जानते हैं। पहले वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी आपकी तुलना में बहुत कम था। अगर मैं आपसे सीखता हूँ तो क्या ये मुझे बहुत मजबूत नहीं बना देगा? यश, राणा ने उत्साह में पूछा। शिवा ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रखा। गंभीरता से वह यश, राणा पर चकित हो गए और बोले, मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता। बड़े भाई, मजाक करना बंद करो। सभी ने देखा कि आपने क्या किया।
यश राणा ने सोचा कि शिवा उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, लेकिन मुझे मारना आता है। क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मारना है? शिवा ने पूछा। यश राणा स्तब्ध हो गए, जबकि मेज पर भोजन करने वाली 4 महिलाओं ने रुक गया। असंतुष्ट, अंजलि रावत ने शिवा को देखा। उन्होंने जो कहा वह यश राणा को बहुत डरा देने वाला होना चाहिए। यश राणा परेशान लग रहे थे। अंत में उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद प्रशिक्षण को वैसे भी सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ। अगर मैं वास्तव में सिखाना चाहता था तो मैं जिन कम से कम योग्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हूँ वे विशेष बल हैं। आपके पास प्रतिबद्धता, योग्यता और नींव की कमी है। ये बेहतर है यदि आप इससे दूर रहें, शिवा ने कहा। वास्तव में वह उसे निरंतर संकल्प सूत्र की आंतरिक ऊर्जा तकनीक सिखा सकते थे, लेकिन उनके गुरु सिद्धार्थ गुरु ने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि वह तकनीक को दूसरों को दे सकते हैं या नहीं। इस प्रकार यह उनके मृत गुरु के सम्मान के लिए था कि शिवा दूसरों को तकनीक सिखाने के लिए आसानी से तैयार नहीं थे। इसके अलावा वो केवल अपने अद्वितीय शरीर के प्रकार के कारण तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास करने में कामयाब रहे। साधारण लोगों के लिए पहले स्तर को हासिल करना भी मुश्किल होगा। यश राणा ने इसे बहुत बुरा नहीं माना। हालांकि उन्हें लगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह सीख नहीं पाए, लेकिन वे शिवा के साथ बहस करने के लिए इतने आगे नहीं गए क्योंकि वह उन्हें सिखाने के लिए सहमत नहीं थे। इसके बाद उन्होंने दूसरों के साथ आराम से बातचीत जारी रखी। उनका दोपहर का भोजन कुछ ही समय बाद समाप्त हो गया। तानिया ने अचानक सुझाव दिया, भाभी चाचा, बाद में कुछ कराओके के लिए चले क्या हम? वैसे भी हर कोई छुट्टी पर है, चलो कुछ मजा करें। कराओके? अंजलि रावत ने हल्का हंगामा किया। मैं पहले कभी नहीं गई। वाकई? तानिया अवाक लग रही थी, जैसे कि उन्होंने कुछ अलौकिक देखा हो। भाभी, आप इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन आप पहले कभी नहीं गईं। अंजलि रावत ने सिर हिलाते हुए थोड़ा शर्माया। शिवा बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि अंजलि रावत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तानिया के सुझाव का उपयोग किया जा सकता है। नतीजतन उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। हम थोड़ा आराम करने के बाद निकलेंगे। हमारे पास राणा कबीले के स्वामित्व में एक अच्छी तरह से सजाया गया और काफी बड़ा कराओके है। मैं आप लोगों के लिए बाद में एक प्लेटिनम कार्ड पंजीकृत करूंगा ताकि आप अपने बाद के समय के लिए जा सके, यश राणा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसे अपने वरिष्ठों के लिए उपहार के रूप में लें। शिवा ने सूंघा। तुम्हें पता है, जितना तुम बोलते हो उतना ही मुझे लगता है। अंजलि रावत ने महसूस किया कि जब वह शिवा से सहमत हुई तो उन्होंने सुना। अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने अनन्या से कहा, बहन, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। अनन्या भोजन के दौरान उदास महसूस कर रही थी। जब अंजलि रावत ने अचानक उसे भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो उसने लगभग अपना कटोरा गिरा दिया। मुझे भी जाने की अनुमति है। बेशक तुम जा सकती हो। हम एक परिवार के रूप में जा रहे हैं। तुम हमसे संबंधित हो, है ना? अंजलि रावत ने कहा। अनन्या को अपने दिल में खटास महसूस हुई। उसे यकीन नहीं था कि अंजलि रावत को उनके रिश्ते के बारे में पता चला है। जब अंजलि रावत ने संबंधित शब्द का उल्लेख किया तो उसने तुरंत दोषी महसूस किया। वह इस समय उनसे झूठ बोल रही थी, भले ही यह इरादे में दुर्भावनापूर्ण नहीं था। वह बेहद आभारी थी कि अंजलि रावत उस मामले में भी उसे बर्दाश्त करने को तैयार थी। ठीक है, मैं जाऊंगी, अनन्या सहमत हुई। वह जानती थी कि अंजलि रावत चाहती थी कि कोई उनकी कंपनी रखे, हालांकि वह खुद भी पहले कराओके में नहीं गई थी। भोजन के बाद वे छोड़ने की तैयारी से पहले थोड़ी देर के लिए घर पर आराम करते थे। अंजलि रावत और अनन्या ने दूसरों के साथ बाहर जाने से पहले एक ओवरकोट पहना था। अंजलि रावत की कार के टायर को अभी तक बदला नहीं गया था, इसलिए वह शिवा के साथ सवार हुई। उन्होंने यश राणा की R8 से राणा कबीले के स्वामित्व वाले राणा मेलोडी हेवन तक पीछा किया। कार में शिवा ने अंजलि रावत से पूछा, हनी, क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले कहाँ गया था? उन्होंने शिवा पर नजर डाली और कहा, मैं जानना नहीं चाहती। शिवा ने मुंह बनाया। आह, कितनी असहयोगी, मैं जोया से मिलने गया था। जोया? अंजलि रावत को आखिरकार दिलचस्पी हुई। वह इन दिनों कैसी है? शिवा ने सिर हिलाया। मैंने उसे इस गर्मी में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए फिर से स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा है। मैं आज उससे मिलने गया। उसका स्थान किताबों के विशाल ढेर से भर गया था। उसने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है।
अंजलि रावत ने शिवा को संतुष्टि में देखा। आखिरकार तुमने कुछ अच्छा किया है। शिवा को निराशा हुई। मैंने कभी बुरे काम कब किए? अनन्या को नहीं पता था कि जोया कौन है, लेकिन उसने शिवा के परेशान चेहरे को देखना मजेदार पाया। कराओके में उनके आगमन पर महाप्रबंधक उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले। यश राणा ने उसे पहले कॉल किया था। जब उन्हें पता चला कि राणा कबीले के युवा मास्टर और सूर्या एंटरप्राइजेस की सीईओ आ रही हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को सबसे बड़ा कमरा खाली करने के लिए कहा और 2 सबसे अच्छे दिखने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए सौंपा। युवा मास्टर, आज हमारे पास आने का समय कैसे मिला? महाप्रबंधक ने मुस्कुराते हुए पूछा। यश राणा ने शिवा और अंजलि रावत की ओर इशारा किया। ये मेरे बड़े भाई और भाभी हैं। मैं आज काफी खाली हूँ, इसलिए मैंने कुछ मजे के लिए आने का फैसला किया। आपको कुछ भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना काम जारी रखें। हम में से कोई भी अतिरिक्त ध्यान पसंद नहीं करता। प्रबंधक ने अंजलि रावत पर एक नज़र डाली और तुरंत महसूस किया कि वह प्रसिद्ध सीईओ थी जो शायद ही कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती थी। वह थोड़ा अवाक रह गया। जल्दी से यश राणा के लिए सिर हिलाने से पहले विशेष रूप से तैयार, अविश्वसनीय रूप से बड़े और शानदार कमरे में प्रवेश करने पर टेबल पर फलों, स्नैक्स और पेय पदार्थों के विशाल हिस्से देखे जा सकते थे। हमेशा सक्रिय तानिया के नेतृत्व में वातावरण जल्दी से फिर से उज्जवल हो गया। माइक पकड़े हुए तानिया ने यश राणा के साथ एक प्रेम गीत गाने से पहले एक तेज गीत गाया। यश राणा का गायन धुन से बाहर था, लेकिन यह बहुत भयानक नहीं था। जब वे गाते थे तो आराम और स्वाभाविक रूप से 2 पेशेवर मिलते थे। 2 गीतों को गाने के बाद शिवा और अनन्या ने प्रोत्साहन में ताली बजाई, जबकि अंजलि रावत बेहद परेशान दिखी, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें अत्यधिक परेशान करता था। चाचा, अब आपकी बारी है, तानिया ने कहा कि उन्होंने शिवा को माइक दिया। अंजलि रावत के सामने रखने से पहले शिवा ने माइक लिया। महिलाएं पहले। अंजलि रावत ने जल्दबाजी में माइक को शिवा में वापस धकेल दिया। तुम पहले जाओ, मुझे तुम्हें पहले जाने की जरूरत नहीं है। शिवा को असहाय महसूस हुआ। माइक का उपयोग करते हुए उन्होंने यश राणा से कहा, बच्चे, मुझे एक गाना चुनने में मदद करो। आपको कौन सा गाना चाहिए? यश राणा ने पूछा। जो भी तुम्हें पसंद हो उसे चुनो, कुछ भी चलेगा, शिवा ने कहा। अंजलि रावत ने उसे संदेह से देखा। झूठ बोलना बंद करो। यदि तुम गीत गाना नहीं जानते तो क्या होगा? हाँ, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि इस बच्चे के सुनने वाले सभी गाने कैसे गाए जाते हैं, शिवा ने खुशी से कहा। यश राणा ने उनके द्वारा कहे गए एक शब्द पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय के लिए विचार करने के बाद उन्होंने पुरस्कार विजेता गायक अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया एक नया गीत दिल की गहराई में चुना। उनके अनूठे स्वर के कारण अन्य लोगों के लिए गीत गाते समय समान भावनाओं को व्यक्त करना दुर्लभ था। अनन्या खुश थी। कराओके कमरे में उपकरण ने उसे वास्तव में उत्साहित किया। जब उसने सुना कि शिवा आगे जा रहे हैं, तो उसने उसे उच्च उम्मीदों के साथ देखा। शिवा ने लय का पालन किया और गीत गाना शुरू किया। संगीत की इस शैली के प्रति उनकी कर्कश आवाज उपयुक्त थी। आराम से अभी तक शक्तिशाली आवाज ने कमरे को जंगलीपन और भोग से भर दिया। शिवा ने गीत गाने के लिए एक शुद्ध भारतीय उच्चारण का भी इस्तेमाल किया, जिससे यह विशेष रूप से अनर्गल लग रहा था। यश राणा और तानिया उनकी आवाज में डूबे हुए थे, जबकि अनन्या के चेहरे से विस्मय का पता चला। हालांकि अंजलि रावत अधिक से अधिक चिंतित दिखीं। कांपते समय उनकी हथेलियों को जकड़ लिया गया। शिवा ने गीत गाने के बाद उन्होंने खुशी से अंजलि रावत को माइक वापस दिया। पत्नी, अब तुम्हारी बारी है। अंजलि रावत ने उनके प्रदर्शन को देखने के बाद जल्दी से माइक को अनन्या को दे दिया। बहन, तुम पहले जाओ। आह, अनन्या ने अपनी आंखें झपकाईं। हालांकि वह एक बार भी चाहती थी, लेकिन उसने अंजलि रावत से यह उम्मीद नहीं की कि वह किसी और को फिर से जाने दे। अंजलि रावत के गंभीर और नर्वस लुक को देखते हुए अनन्या ने माइक लिया और खड़ी हो गई। अध्याय 356 कराओके खुलासे। अनन्या को नहीं पता था कि कराओके कमरे में उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है। नतीजतन वह शर्मा गई क्योंकि उन्होंने तानिया से उनके लिए एक गीत चुनने के लिए कहा। अनन्या दीदी, आप कौन सा गीत गाना चाहती हैं? शर्मीली होकर अनन्या ने अपने निचले होंठ को थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे कई आधुनिक गाने नहीं पता। क्या मैं इसके बजाय एक पुराना गाना गा सकती हूँ? हाँ, जरूर, शास्त्रीय गीत भी शानदार है, तानिया ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं लता मंगेशकर का प्यार की संभावनाएं गाना चाहती हूँ, अनन्या ने कहा। तानिया ने जिज्ञासा से अनन्या को देखा और गीत को जल्दी से चुन लिया,
जबकि यश राणा ने भी उत्साह दिखाया क्योंकि उन्होंने पहले इस गीत के बारे में नहीं सुना था। सूर्या संगीत में प्रमुख निर्माताओं द्वारा अनन्या की आवाज़ की बहुत प्रशंसा की गई थी। चूंकि वह असीमित क्षमता वाली एक गायिका के रूप में मानी जाती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से एक गीत चुना जो उसे पसंद था। वह गाने लगी, तुम मेरे सामने पहले प्रकट हुए, एक चमत्कार की तरह जो हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारे साथ होगा। तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो जैसे मैंने अपनी आत्मा खो दी। ... क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए तुम्हारा रास्ता है, मेरी अपनी यात्रा है। सामने तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे लोग हैं। तुम रोते हो, हंसते हो, प्यार करते हो और आहत होते हो। शास्त्रीय प्रेम गीत गाते हुए अनन्या अपने प्रदर्शन में गहराई से डूब गई थी। खासकर उनकी नाजुक आवाज के कारण अन्य पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये केवल तानिया के लिए उनके हाथों को ताली बजाने के लिए एक गीत ले गया ताकि उनकी हथेलियां लाल हो जाएं। अनन्या ने अंजलि रावत को माइक पास करते हुए एक शर्मीली मुस्कान दी। बड़ी दीदी, हम भी एक गाना गाएं। अंजलि रावत के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी। उनकी मुस्कान का कोई निशान नहीं था। हालांकि सभी को पहले से ही गाना था। उनके पास अब गाने से बचने का कोई कारण नहीं था। पत्नी, आप संभवतः केवल एक गीत गाने से डर नहीं सकती, है ना? शिवा बता सकते थे कि अंजलि रावत गाना नहीं चाहती थी। क्या ये संभव है कि वह शर्मीली हो? अंजलि रावत ने माइक लेने से पहले शिवा पर अपनी आंखें घुमाई। कौन कहता है कि मुझे डर है? ये सिर्फ गायन है। बोलने के बाद वह खड़ी हो गई और एक गीत चुनने के लिए मॉनिटर की ओर चली गई। हालांकि लगभग 5 मिनट बीत चुके थे लेकिन अंजलि रावत अभी भी एक गीत चुन रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वह क्या गाना चाहती है। क्या आप 2 छोटे शेर गाना चाहती हैं? शिवा ने कहा कि उन्होंने अंजलि रावत को चिढ़ाया। अंजलि रावत ने उन्हें एक घातक नज़र दी, जिसका मुख्य कारण ये था कि वह वास्तव में 2 छोटे शेर चुनने का आग्रह महसूस कर रही थी। हालांकि अंजलि रावत वह थी जो स्वाभाविक रूप से कुछ तुच्छ नहीं करती थी। इस प्रकार कुछ समय के लिए सोचने के बाद उन्होंने श्रेया घोषाल द्वारा गीत अंधेरा आकाश चुना। ये गीत सामान्य रूप से गाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन श्रेया घोषाल की अनूठी आवाज़ इस गीत को विशेष रूप से मार्मिक बनाने में कामयाब रही। शिवा ने अंजलि रावत को पहले कभी गाते नहीं सुना था। आखिरकार वह निजी तौर पर ज़्यादा बात करने वाली नहीं थी। वह उनके लिए बिना कारण गाएंगी क्यों? अंजलि रावत की पीठ दूसरों की ओर थी, जबकि उनके माथे से पसीना टपक रहा था। उनकी हथेलियों से पसीना आ रहा था क्योंकि उनका शरीर लकड़ी की तरह कठोर हो गया था और उनका दुख से भर गया था। जब गीत लाल हो गया, ये दर्शाने के लिए कि उनका गाने का समय है, अंजलि रावत ने अपने दांत बंद किए और गाना शुरू किया। अंधेरा आकाश में कमरा एक व्यक्ति का। जब अंजलि रावत ने गीत का पहला वाक्य गाना समाप्त किया तो कमरे में बाकी सभी ने अपने चेहरे पर विस्मय का खुलासा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले वाक्य में कोई भी शब्द अंजलि रावत द्वारा सही पिच पर नहीं गाया गया था। सरल शब्दों में, परीक्षा में पूर्ण अंक स्कोर करना 0 स्कोर करने से आसान था। यदि कोई किसी गीत के हर एक शब्द को धुन से बाहर गाना चाहता था, तो ये सभी शब्दों को सटीक रूप से गाने की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण था। हालांकि किसी तरह अंजलि रावत इसे करने में कामयाब रहीं। उन्होंने गाने की धुन को पहचान ही नहीं पाया। शिवा और अनन्या ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा, जबकि यश राणा और तानिया ने भी ऐसा ही किया, पूरी तरह से चकित। अंजलि रावत ने पीछे के लोगों को नज़रअंदाज किया और पूरी तरह से बेमेल राग गाने के लिए अपनी बेदाग आवाज़ का उपयोग जारी रखा। वास्तव में उनकी आवाज़ का महत्वपूर्ण पहलू उनकी धुन से बाहर जाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि उनके स्वर भी थे। ये सीधे शोर था। संक्षेप में, वह गीत को बेहतर ढंग से गाती यदि वह गीत को जोर से पढ़ती। इस दुनिया में ऐसे लोग थे जो गीत को पढ़ने से बेहतर गाते हैं जो मौजूद हैं। शिवा को नहीं पता था कि वह रोए या हंसे। उनकी पत्नी का एक छिपा हुआ पक्ष था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले गाना नहीं चाहती थी। वह डर गई जब उन्होंने सुना कि अन्य सभी बेहतर गा सकते हैं। नतीजतन उन्हें खुद को शर्मिंदगी में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिवा ने अनुमान लगाया था। अंजलि रावत ने शुरू में सोचा था कि शिवा जैसा मोटा आदमी गाना नहीं जानता होगा, इसलिए उन्होंने उनके साथ आने का वादा किया क्योंकि वह शर्मिंदगी से बच जाएंगी। उनके आश्चर्य के लिए शिवा गायन में उत्कृष्ट थे। ऐसी स्थिति में अंजलि रावत खुद को एक अजीब स्थिति में पाई। वह इससे बच नहीं सकती थी। उनके शब्दकोश में डर से भागना इसका हिस्सा नहीं था, इसलिए
भले ही उन्हें खुद को शर्मिंदा करना पड़े, उन्हें बस इतना करना था कि वह शांति से गाएं। जब अंजलि रावत ने गायन समाप्त करने के बाद चारों ओर घुमाया, तो यश राणा और तानिया चुपचाप बैठे रहे, जैसे कि उन्होंने केवल एक आघात का अनुभव किया हो। अनन्या ने अपना सिर दूर कर लिया क्योंकि उसने अंजलि रावत को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। यह अंजलि रावत के सम्मान के लिए था कि उसने अपनी किसी भी राय को व्यक्त नहीं करने का फैसला किया। शिवा अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, बुरा नहीं, मैं प्रभावित हूँ। अंजलि रावत ने असंतोष में सूंघा। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ईमानदार रहूंगी। छोटी उम्र से ही मैं हमेशा संगीत में सबसे खराब रही हूँ। मेरे शिक्षक ने कहा कि मैं स्वर बधिर हूँ। हाई स्कूल में मेरे संगीत शिक्षक ने मुझे उनकी सभी कक्षाओं को छोड़ने की अनुमति दी, केवल दया के कारण। यदि आप अभी तक इस कमरे से बाहर नहीं निकले हैं तो आप लोगों में कुछ उच्च सहनशीलता होनी चाहिए। यश राणा और तानिया ने एक दूसरे को देखा। वास्तव में ऐसा नहीं था कि वे बचना नहीं चाहते थे, लेकिन अंजलि रावत की भयावह आवाज सुनने के बाद उनके पैर नर्म हो गए थे। शिवा मुस्कुराए और बोले, पत्नी, ये ठीक है। जो लोग हर शब्द को धुन से गा सकते हैं, वे निश्चित रूप से उन लोगों से कम हैं जो इसे धुन में गा सकते हैं। तुम एक अनोखी हो। मैं गायिका नहीं हूँ। अगर मैं गा नहीं सकती तो ये ठीक है। मुझे तुम्हारी छोटी मोटी सांत्वना की जरूरत नहीं है। अंजलि रावत का चेहरा हिमखंड जितना ठंडा था। वह सोफे पर चली गई और माइक नीचे रख दिया। तानिया ने चुपके से माइक उठाया और इसे अनन्या को दे दिया। अनन्या दीदी, हमारे लिए एक और गीत गाएं। उन्हें एक सुखद आवाज की जरूरत थी जो उनके घायल दिमाग को शांत कर सके। सुनिधि चौहान द्वारा गीत गर्मी चुनने से पहले अनन्या अजीब तरह से मुस्कुराई, जबकि अंजलि रावत पर नजर डालने से बच रही थी जो एक हिंसक और ठंडी आभा छोड़ रही थी। उनके इरादों को समझाना नहीं था। उनके द्वारा चुने गए गीत का नाम स्वव्याख्यात्मक था। अपने भयानक प्रदर्शन के बाद अंजलि रावत ने अब एक भी वाक्य नहीं गाया। वह चुपचाप बैठी थी क्योंकि उन्होंने अनन्या को सुना। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से स्पष्ट था कि वह ईर्ष्या महसूस करती थी। शिवा ने गुप्त रूप से सोचा, यह महिला वास्तव में एक खजाना है। जिस क्षण वह गाने के लिए अपना मुंह खोलती है, उसका हिमशैल सौंदर्य रवैया तुरंत टुकड़ों में गिर जाता है। अगला घंटा केवल अनन्या का एकल प्रदर्शन था। शिवा के सुझाव के तहत पर्याप्त सुनने के बाद उन्होंने कराओके स्थान छोड़ दिया। शिवा को पता था कि अंजलि रावत इतनी भारी प्रभावित थी कि उनके शरीर पर उनकी क्रोधित भावनाओं से कोई त्वचा नहीं बची होगी अगर उन्होंने अनन्या के गायन को और सुना। यश राणा और तानिया को विदाई देने के बाद तीनों घर लौट आए। अनन्या ने दाई मां को कुछ घरेलू कामों में मदद की, जबकि अंजलि रावत काम करने के लिए ऊपर जाना चाहती थी, नीचे देख रही थी। शिवा ने मुस्कुराते हुए उनसे संपर्क किया और कहा, बेबे अंजलि, चलो कल फिर से गाएं। शिवा ने यश राणा द्वारा दिए गए प्लेटिनम सदस्य कार्ड को निकाला और उनके सामने लहराया। स्तब्ध होकर अंजलि रावत ने गुस्से से उन्हें देखा। क्या तुम मुझे खुद को शर्मिंदा होते देखना चाहते हो? नहीं, ये केवल हम दोनों होंगे। मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। तुम्हारी आवाज उत्कृष्ट है। ये तर्कसंगत नहीं है कि तुम अच्छा नहीं गा सकती। तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों से इससे बच नहीं सकती, है ना? तो क्या हुआ अगर ऐसा है? अगर मैं भविष्य में फिर कभी नहीं गाऊंगी तो ये ठीक रहेगा, अंजलि रावत ने उदासीन तरीके से कहा। क्या होगा अगर कोई और हमें फिर से आमंत्रित करता है? क्या तुम हर बार जाने से बचने के लिए बहाना ढूंढने वाली हो? इसके अलावा तुम्हारे कर्मचारी तुमसे कंपनी के आयोजनों के दौरान गाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। क्या तुम उन्हें हर बार अपनी ठंडी नज़र से डराने वाली हो जो मार डालती है? शिवा ने पूछा। अंजलि रावत ने कुछ समय के लिए विचार किया। ये निश्चित रूप से लग रहा था कि उन्हें भविष्य में फिर से गाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा, फिर मुझसे कुछ वादा करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह क्या है? तुम्हें अब से हर दिन गंभीरता से काम करना होगा। तुम अचानक गायब नहीं हो सकते और विक्रम जोशी और अरुण पटेल के लिए सब कुछ सौंप सकते हो, अंजलि रावत ने सख्ती से कहा। शिवा ने अपने दिल में आह भरी। तो वह इस समय मेरी निगरानी कर रही हैं। वह वास्तव में मेरे बारे में चिंतित है ना? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शिवा ने महसूस किया कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें कुछ तरीकों से समझौता करना होगा। अंजलि रावत ने आखिरकार संतुष्टि में सिर हिलाया और शिवा को गाने का तरीका सीखने का वादा किया। हालांकि इससे पहले कि वह ऊपर जाती, उनका फोन बज उठा। अंजलि रावत ने अपने फोन को थोड़ा फेंकने से पहले एक नज़र डाली, ये तय करने में हिचकिचा रही थी कि वह कॉल उठाना चाहती है या नहीं।
क्या हुआ? शिवा ने अंजलि रावत के कार्यों पर ध्यान दिया। अंजलि रावत ने गहरी आह भरी। ये जया है। बोलने के बाद उन्होंने फोन उठाया। अध्याय 357 जया का प्रस्थान। जब से वे अस्पताल में अलग हुए, जया ने शिवा से फिर कभी संपर्क नहीं किया। उनके लिए वो अंजलि रावत से पूछने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गए होते यदि जया ने उनसे संपर्क किया होता। अपने दिल में गहराई से शिवा ने अपनी गलती के लिए जया को दोष नहीं दिया। वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी। हर किसी के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। ऐसे कई लोग नहीं थे जो पूरी तरह से स्वार्थ से मुक्त थे। हालांकि जया गलती पर थी। जब उसे विक्रांत सेठी द्वारा हेरफेर किया गया था, तब भी वह आखिरकार एक दयनीय स्थिति में थी। शिवा केवल अगले दिन उस पर गुस्सा हुए, लेकिन ऐसा करने के लिए उससे नफरत नहीं की। जब इस पहलू की बात आई तो अंजलि रावत, जो स्वयं एक महिला थी, इस मामले को खुले दिमाग से देखेंगी। इस प्रकार उन्होंने फोन कॉल उठाया। अंजलि रावत को लगता है कि जया से कुछ चौंकाने वाला है। अंजलि रावत के आमतौर पर रूखे चेहरे पर आश्चर्य देखा जाना असामान्य था। इसके बाद जल्द ही दुख दिखाई दिया। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? अंजलि रावत ने फोन पर पूछा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जब से तुमने फैसला किया है, मैं तुम्हें कल हवाई अड्डे पर छोड़ने जाऊंगी। वह भी आ रहा होगा। कुछ भी कहने को बाकी नहीं है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगी। अंजलि रावत ने कॉल समाप्त करने के बाद शिवा ने पूछा, जया का क्या हुआ? अंजलि रावत ने शिवा को देखा, जटिल भावनाओं से भरी आंखों के साथ, और कहा, उसने मुझे बताया कि उसके स्कूल में एक कार्यक्रम था जो उत्कृष्ट और युवा शिक्षकों को अमेरिका भेज रहा था अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। उसे कार्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और उसने परिणामस्वरूप जाने का फैसला किया था। उसकी उड़ान कल है। वीजा आवेदन और अन्य प्रक्रियाओं से लंबे समय से निपटा गया था। उसने महसूस किया कि अगर वह चुपके से चली गई तो वह हमारा अनादर करेगी, जिससे संकेत मिलेगा कि वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही है। नतीजतन उसने मुझे इसके बारे में बताने के लिए बुलाया। मैं उसे कल सुबह हवाई अड्डे पर छोड़ने की योजना बना रही हूँ। तुम भी आ रहे हो। तुम आखिरकार उसके करीबी हो। अमेरिका में आगे की पढ़ाई। शिवा अवाक रह गए। उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनका दिल उनकी छाती में अजीब तरह से हिल गया है। किसी चीज के बारे में सोचने के बाद उन्होंने आह भरी और पूछा, क्या उसने कहा कि वह कितने समय तक रहेगी? मुझे लगता है कि ये 1.5 से 2 साल है। वह सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में अंग्रेजी भाषा के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, अंजलि रावत ने कहा। शिवा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अंजलि रावत ने उनकी स्वीकृति के बाद उनसे बात करना जारी नहीं रखा। वह मुड़ी और ऊपर चली गईं। शिवा सीढ़ियों के पास खड़े थे। उनकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले जया ने उनके साथ संपर्क में रहना बंद कर दिया था, और भले ही वह नहीं जानते थे कि इस लड़की का सामना कैसे करना है जो उनकी बहन की तरह थी, वे अभी भी उसी शहर में थे। जल्द ही ये युवा लड़की अपनी पढ़ाई के लिए अकेले अमेरिका जा रही थी। हालांकि यह एक शानदार अवसर था, शिवा ने अभी भी अपने दिल में निराशा और अफसोस की एक अस्पष्ट भावना महसूस की। भले ही वह किसी से प्यार नहीं करता, फिर भी उसे मेरा आधा रिश्तेदार माना जा सकता है। शिवा ने अपना सिर हिलाया, खुद को इसके बारे में सोचने से रोकने के लिए। लगभग उसी समय दिल्ली में एक सैन्य क्षेत्र में स्थित नैर कबीले के विला में, जहां शिवा थे, वहां की स्थिति बहुत अलग थी। हालांकि नैर कबीले को दिल्ली में एक बड़ा कबीला नहीं माना जाता था, लेकिन वे अपने कबीले के मुखिया कर्नल विक्रम नैर के प्रभावशाली होने के कारण मजबूत हो गए थे, जो नासिक में एक उच्च पद पर सेवा करने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें नासिक और दिल्ली दोनों में लाभ हुआ। वर्तमान में कर्नल विक्रम नैर, जो गहरे हरे रंग की सैन्य वर्दी पहने हुए थे, एक कमरे के प्रवेश द्वार के पास खड़े थे, क्योंकि वह बिस्तर पर पड़े बीमार व्यक्ति को देख रहे थे, बल्कि परेशान दिख रहे थे। वह अर्जुन थे, जो शिवा के हमले से बचने के लिए भाग्यशाली थे। अर्जुन के गुरु आचार्य विमल अभी भी अपने हरे वस्त्र में थे, लेकिन यह अर्जुन के ताज़ा खून से भीग गया था क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बचाने की कोशिश की थी। आचार्य विमल की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वह अपने गंभीर रूप से घायल शिष्य को देखकर चकित थे, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह उसे बचाने के लिए कोई विचार नहीं सूझ सका। आचार्य विमल, क्या वह वास्तव में उतना ही घायल है जितना वह दिखता है? यदि वह इस बार लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता, तो यह हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, कर्नल विक्रम नैर ने गंभीरता से कहा। आचार्य विमल ने सिर हिलाते हुए अपना सिर हिलाया। यहाँ कैलासा संप्रदाय में हम आक्रमण में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और रक्षा में नहीं। मुख्य रूप से उपचार में अच्छे हैं,
और चिकित्सा में नहीं। मुझे केवल 1 या 2 तरकीबें आती हैं जब उपचार देने की बात आती है। खेती की कला सीखने के लिए मेरे पास युवावस्था से ही था। मेरे पास जो कुछ भी था, अगर मैंने उसका उपयोग किया, उसके सभी अंग घायल हो गए, जिससे उसके पूरे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव हुआ। चोट अत्यधिक गंभीर है। उसने इतनी भयानक चोट क्यों झेली है? अर्जुन की शक्ति का स्तर 8 के समूह में माता सरस्वती के बाद दूसरे स्थान पर है, कर्नल विक्रम नैन ने भ्रमित होकर कहा। यदि दवाओं के सेवन के परिणामस्वरूप कैलासा की नींव नहीं होती, तो वह और भी बुरा होता। जब से उसने मेरा अनुसरण शुरू किया, मैंने मूल रूप से उसके शरीर को बदल दिया था। आचार्य विमल के चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था। अगर मैं वह था जो उस युवक की हथेली से टकराया था, तो मुझे लगता है कि मैं भी इसी तरह की स्थिति में होता। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया। पूरे भारत में मैं शर्त लगाता हूं कि केवल वही लोग हैं जो उसे प्रतिद्वंद्वी बना सकते हैं। वे कुछ लोग हैं जो कभी पहाड़ नहीं छोड़ते। इस समय दरवाजे के बाहर से एक महिला की आवाज गूंजी। हम उनके पहाड़ों में छिपे कुछ बच्चे शिवा के साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे बाहर आएं। क्या आपको लगता है कि हमारे सृष्टि संप्रदाय का निरंतर संकल्प सूत्र इतनी आसानी से गिना जाता है? माता सरस्वती ने बैंगनी वस्त्र और साध्वी की टोपी पहने हुए अंदर चली, जिसमें काव्या नैर पीछे चल रही थी। निरंतर संकल्प सूत्र। आचार्य विमल अवाक रह गए। माता, क्या आपने अभी कहा कि उस युवक ने पहले सृष्टि संप्रदाय से निरंतर संकल्प सूत्र की साधना की थी? ये कैसे संभव है? क्या आपका वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ गुरु एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो उस पौराणिक तकनीक का अभ्यास करने में कामयाब रहा? माता सरस्वती ने तिरस्कार के साथ बिस्तर पर पड़े अर्जुन को देखा। शिवा एक शिष्य है जिसे वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ ने विदेश में प्राप्त किया था। वह वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ की तुलना में अपने निरंतर संकल्प सूत्र को काफी मजबूत स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। उन्होंने लंबे समय तक 8वें स्तर पर पूर्ण चक्र स्तर में प्रवेश किया था। आप जैसे एक मस्खरे आचार्य वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ के स्तर 7 की शक्ति से एक हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। अकेले शिवा के दबंग स्तर 8। स्तर 8। आचार्य विमल पागल नहीं हुए जब माता सरस्वती द्वारा उनका अपमान किया गया। उदास होकर वह बड़बड़ाए, निरंतर संकल्प सूत्र की आंतरिक ऊर्जा, क्या ये लोगों को जन्मजात पूर्ण चक्र में कदम रखने की अनुमति दे सकती है? क्या जन्मजात पूर्ण चक्र? माता सरस्वती अवाक रह गई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवा ने जन्मजात पूर्ण चक्र हासिल कर लिया है? आचार्य विमल ने पूछा। माता, आपको ये नहीं पता था? जब उन्होंने आज सुबह हमला किया, तो मैं तुरंत समझ सकता था कि उन्होंने जन्मजात पूर्ण चक्र हासिल कर लिया था। ये केवल उसे इस दुनिया में एक महान चरित्र बनने के लिए एक और कदम लेना होगा। माता सरस्वती ने थोड़ी देर के लिए विचार किया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, हालांकि निरंतर संकल्प सूत्र का 8वां स्तर एक को जन्मजात स्तर में कदम रखने की अनुमति दे सकता है, एक को जन्मजात पूर्ण चक्र तक पहुंचने के लिए स्तर 9 हासिल करना होगा। केवल स्तर 9 के शिखर तक पहुंचने के बाद यह संभव हो सकता है। इस बार आचार्य विमल पूरी तरह से चकित थे। नहीं, क्या निरंतर संकल्प सूत्र के निर्माता, स्वयं सृष्टि संप्रदाय के वरिष्ठ, केवल वही थे जो उस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे? यह सही है। तब से लगभग कोई भी स्तर 8 तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ है। माता सरस्वती उदास दिखी। ऐसा लगता है कि सृष्टि संप्रदाय का एक और बेजोड़ उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। आचार्य विमल ने थोड़ी देर के लिए विचार किया। उदास होकर उन्होंने पूछा, हालांकि भले ही वो जन्मजात पूर्ण चक्र में हो, आप कैसे दावा कर सकती हैं कि कुछ स्वामी जो पहाड़ों में रहते हैं, वे शिवा को हराने में असमर्थ हैं? माता सरस्वती ने आचार्य विमल को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। इससे पहले कि आप बाहर आए, क्या आपने सैफरन शील्ड फोर्स द्वारा प्रदान की गई वर्तमान शक्ति वितरण के बारे में पढ़ने की जहमत नहीं उठाई? आपका क्या मतलब है? आचार्य विमल ने वास्तव में इसे पहले नहीं देखा था। नाराज होकर माता सरस्वती ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि शिवा यम की अंगूठी का उत्तराधिकारी भी है? क्या? आचार्य विमल ने महसूस किया कि इन सभी को संसाधित करने के लिए उनका दिमाग पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था। वह अब एक जन्मजात विशेषज्ञ के अपने आचरण को नहीं रख सकते थे। जैसे ही उनके माथे से ठंडा पसीना बहा, उन्होंने पूछा, क्या आप कह रही हैं कि? उन्होंने दैवीय शक्ति को समझ लिया। हमारे आंकड़ों के अनुसार वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जिसने एक देवता को मार डाला और दैवीय शक्ति प्राप्त करने के अलावा देवता की स्थिति प्राप्त की।
इसका मतलब है कि वह एकमात्र इंसान है जो देवता की हत्या करके देवता बनने में कामयाब रहा। यदि वह केवल साधना कर सकता था तो कुछ पुराने लोग उसके बराबर हो सकते थे। हालांकि अगर आप सच्ची शक्ति की बात करना चाहते हैं, जब तक कि पुराने लोग पौराणिक सीमा को तोड़ने में कामयाब नहीं होते, वे निश्चित रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, माता सरस्वती ने कहा। शिवा की ताकत के बारे में उनकी बातचीत के अधिकांश समय के लिए कर्नल विक्रम नैयर खोए हुए थे। आखिरकार वह सेना में एक मुख्य सदस्य थे, न कि साधना की दुनिया में कोई। इस प्रकार कर्नल विक्रम नैयर ने अपनी बेटी काव्या नैयर से पूछा, काव्या, क्या शिवा वास्तव में अजेय है? जब वह अपने पिता का सामना कर रही थी तब भी काव्या नैयर गंभीर बनी रही। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, इस दुनिया में कई शक्तिशाली संगठन उसे मृत देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे जनरल सहित कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कर्नल विक्रम नैयर ने कहा, मैंने सुना है कि उन्होंने देश लौटने के बाद से किसी को नहीं उकसाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत से लोग चाहते हैं। काव्या नैयर की आंखों में उदासी भर गई। बोलने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा और वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थी। कर्नल विक्रम नैयर ने अपनी बड़ी बेटी के ठंडे दृष्टिकोण को देखा, प्यार से भरी आंखों के साथ आह भरी। अध्याय 358 गायन पाठ और आश्चर्य। अंजलि रावत की बेंटली आखिरकार ठीक हो गई। इसके टायरों को इंग्लैंड से आयात करना पड़ा था। यह अज्ञात था कि निर्माता ने देश में कोई स्टॉक नहीं रखा। यह कार का डिजाइन बहुत अनूठा था, जिससे अंजलि रावत को बेसब्री से इंतजार करना पड़ा। उनके पास इतनी सारी कारें थीं, जिससे शिवा को आश्चर्य हुआ कि वह उनमें से किसी को भी चलाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी। अंजलि रावत ने जो कारण दिया, उसने शिवा को प्रभावित करने के बजाय प्रेरित किया। उन्होंने अपनी कार से एक विशेष संबंध विकसित किया था और इसे बदलने के लिए अनिच्छुक थी। कितना अच्छा होता अगर वह मेरे प्रति भी ऐसा लगाव विकसित कर पाती, शिवा ने सोचा। जब वे हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल में पहुंचे तो जया को चुपचाप इंतजार करते देखा जा सकता था। उन्होंने एक सफेद कोट के नीचे एक गुलाबी स्वेटर पहना था और हाथ में एक छोटा सामान बैग था। जब उन्होंने शिवा और अंजलि रावत को अपनी ओर आते देखा तो जया की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और पानी से भर गईं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंजलि दीदी, शिवा भैया, आप मुझे छोड़ने आने के लिए धन्यवाद। कल फोन कॉल करने के बाद जया को पूरी तरह यकीन नहीं था कि अंजलि रावत पहले जो हुआ था उसे देखते हुए आएंगी। हालांकि अंजलि रावत ने वास्तव में अपना वादा निभाया था। शिवा ने जया के सिर पर थपथपाया। उन्होंने अंजलि रावत के सामने ऐसा करने में संकोच नहीं किया। ये केवल एक स्नेह था जो एक भाई अपनी बहन के प्रति करता। वह जानते थे कि अंजलि रावत समझेंगी। वहां पहुंचने के बाद तुम काफी समय तक अकेली रहोगी। दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा न करना, खासकर उन पुरुषों पर जो तुम्हारे साथ साधारण व्यवहार करते हैं। केवल पैसे खर्च करने में संकोच न करना, क्योंकि डॉलर रुपये से अधिक महंगा है। तुम्हें जो कुछ भी करना चाहिए उस पर खर्च करो, वरना तुम्हारी भलाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो, अंजलि रावत ने धीरे से कहा, जैसे कि वह कुछ सामान्य बात कर रही हो। जया खुद को आंसुओं से नहीं रोक सकी। बार बार सिर हिलाने के अलावा वह बोलने में असमर्थ थी। अंजलि रावत हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ मेरी कुछ दोस्तों में से एक हो। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी और तुमसे फिर से खाना बनाना सीखूंगी। ओह हाँ, 2 साल में वापस आने के बाद अनाथालय में और अधिक प्यारे बच्चे होंगे। जया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जोर से सहमति दी। धन्यवाद दोस्तों। शिवा भैया, अंजलि दीदी, अलविदा। अलविदा। जया ने और कुछ नहीं कहा। मुड़कर वह बिना पीछे मुड़े निकास की ओर चली गई। अंजलि रावत हवाई अड्डे से मुड़ने और छोड़ने वाली पहली थी। शिवा जल्दी से पीछे हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेबे अंजलि, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल गर्म है लेकिन खोल ठंडा। तुम जैसी महिलाएं बहुत आकर्षक हैं। बकवास बंद करो, इसे दूसरी महिलाओं से कहो। अंजलि रावत ने अपनी आंखें घुमाई। जाहिर है मीठी बातों का उनके जैसी तर्कसंगत महिला पर कोई प्रभाव नहीं था। शिवा हंसे। फिर हम अब कराओ के स्थान पर जाएंगे। तुमने कल मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे गाना सीखोगी। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कौशल है जो तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों में उपयोग कर सकती हो। अंजलि रावत ने चलना बंद कर दिया, जबकि उनके चेहरे पर कड़वाहट थी। क्या मैं नहीं जा सकती? नहीं, तुम नहीं जा सकती, शिवा ने इनकार किया। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मुझे देखो, मैंने तुमसे अपने वादे को निभाया है। अंजलि रावत ने हल्का सा तंज कसा और चुप रही। फिर वह जल्दी से पार्किंग क्षेत्र में चली गई।
आधे घंटे बाद वे राणा मेलोडी हेवन पहुंचे जहां वे कल थे। प्रबंधक स्वाभाविक रूप से अंजलि रावत को नहीं भूल सकता था। शिवा को अपना प्लेटिनम सदस्य कार्ड भी नहीं निकालना पड़ा, लेकिन प्रबंधक ने उन्हें मुफ्त में एक विशाल कमरा दे दिया। शिवा ने महसूस किया कि उन्हें यश राणा ने धोखा दिया था। प्लेटिनम कार्ड सजावट का एक बेकार टुकड़ा था। वे पूरी तरह से अंजलि रावत के चेहरे पर मुफ्त में प्रवेश कर सकते थे। शिवा को लगा कि उन्हें उस बच्चे से बदला लेना है। उनके जैसे बड़े भाई पर चाल चलाना गलत था। हालांकि उनकी वर्तमान प्राथमिकता अंजलि रावत को गाना सिखाना था। शिवा ने अंजलि रावत को यहाँ लाने पर जोर दिया, एक और प्रमुख कारण उनकी प्रतिष्ठा के लिए। उनकी पत्नी सब कुछ अच्छी तरह से कर सकती थी, लेकिन गाने के लिए मुंह खोलने के बाद वह तुरंत उनकी हर धारणा को नष्ट कर देती थी। क्या यह उनके पति के रूप में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कम नहीं करेगा? ये वही सिद्धांत था जब एक महिला को उम्मीद थी कि उसका साथी सुंदर और आकर्षक हो ताकि दूसरी महिलाएं ईर्ष्या करें। एक पुरुष को उम्मीद होगी कि एक बार उसकी महिला गाना शुरू करे तो दूसरे पुरुषों को जलन हो। हालांकि वह तब तक ठीक रहेंगे जब तक अंजलि रावत गायन से बच सकती थी। शिवा को लगा कि उन्हें अपने दिल की बीमारी है। नतीजतन शिवा ने अंजलि रावत को गंभीरता से पढ़ाना शुरू किया, जो बुनियादी संगीत सिद्धांतों को समझाने के लिए सबसे बुनियादी स्वर अभ्यास से शुरू हुआ। शिवा को केवल इस पेशेवर ज्ञान को याद करने के लिए कुछ किताबें पढ़नी थीं। यह उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस प्रकार कराओ के कमरे से आने वाली विभिन्न जटिल बातचीत सुनी जा सकती थी। आह, आहे, आह, अपनी आवाज का उपयोग करो, अपनी नाक का नहीं। जब यह नहीं हो सकता तो मेरी नाक कैसे बज रही है? अंधेरा, अंधेरा आकाश, अंधेरे आकाश पर, रुको, 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 रुको। तुमने धुन से पहला शब्द गाने का प्रबंधन कैसे किया? तुम इसे केवल जोर से पढ़ सकती हो और इसे और सटीक रूप से प्राप्त कर सकती हो। अंधेरे आकाश पर, रुको। क्या तुमने वास्तव में इसे जोर से पढ़ा क्योंकि मैंने कहा कि तुम इसे अच्छी तरह से कर सकती हो? इसे गाओ। अंधेरा आकाश, पहला शब्द फिर से गलत है। डॉट डॉट डॉट। कुछ समय बाद शिवा आखिरकार अंजलि रावत को पहले वाक्य को सही करने में कामयाब रहे। हालांकि उनका गायन इतना धीमा था कि ये पढ़ने के समान था, ये कम से कम सही स्वर में गाया गया था। शिवा ने एक समाधान के लिए इधर उधर सोचा। उन्होंने आखिरकार एक किताब में पढ़ी गई तकनीक को याद किया। उन्होंने अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हुए अपने हाथों को ऊपर नीचे किया, जिससे उनका पूरा शरीर लयबद्ध रूप से हिलने लगा। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ ऐसा करो। अंजलि रावत ने शिवा की मुद्रा को देखा जो एक भालू के समान थी। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ये बहुत भद्दा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे गाना सिखाना चाहते हो? इसे लय कहा जाता है। एक बार जब तुम्हारा शरीर लय का पालन करना शुरू कर देता है, तो तुम गाते समय लय की भावना प्राप्त करना शुरू कर दोगी। तुम्हें अब एक लय की तलाश करनी होगी। संगीत का पालन करो और मेरे कार्यों की नकल करो। 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4। बस वही करो जो मैं करता हूँ। 1 2 1 2। अब करो। अंजलि रावत में चिल्लाते हुए शिवा के अंग एक खड़े पांडा की तरह हिलने लगे। शिवा की चिल्लाहट से अंजलि रावत भयभीत हो गईं। शिवा इतने गंभीर लग रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वह उन्हें अपने छात्र के रूप में देखने लगे हैं। अंजलि रावत ने अपने दांतों को जकड़ लिया क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी साहस बचा था उसे इकट्ठा किया। चून की कमरे में उनकी ओर कोई नहीं देख रहा था। उन्होंने अपना माइक नीचे रखा और एक पांडा की तरह शिवा के साथ हिलने डुलने से पहले खड़ी हो गईं। इस प्रकार दंपति गाते रहे क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को घुमाया, कमरे में गाते हुए। अंजलि रावत ने महसूस किया कि अजीब आंदोलन